ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, उसका जो है पार्ट 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर आपको जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो पहले क्वेश्चन हो चुके हैं उसके पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आज का प्लस इसके पहले का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपको अपने फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह से ऑप्शन आपके सामने होगा। सबसे पहले ग्लोबल आईटीआई के नाम से होगा, ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी मटेरियल। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको क्या करना है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोड, ये सारे ऑप्शन आपको जनरली दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल फोन में राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना होगा, वहां पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। आपको क्या करना है, आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटीज के लिए सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपको फिटर थ्योरी डाउनलोड करना, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। नया टैब ओपन करेंगे, नीचे को स्लाइड करेंगे। पहला ही आपका फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर है, दूसरा आपका फिटर थ्योरी सेकंड ईयर है। आप सेकंड ईयर के, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से कुछ और टैब ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करना है हमें, और यहाँ पर देखेंगे, देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक न्यू लिखा हुआ, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपलोड है। प्लस प्रीवियस ईयर के भी देखेंगे, देखिए 2020 के 4 सेट अपलोड किए गए। 2020 में जो जो क्वेश्चन आया हुआ था सेम टू सेम उसका जो आपका पीडीएफ है यहाँ पे अपलोड कर दो। आप प्रीवियस ईयर के भी यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो आपका क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आप यहाँ से 5 पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, मतलब लगभग 250 क्वेश्चन अपलोड है। तो जितने क्वेश्चन अभी आपके कराए नहीं गए उससे ज्यादा यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, तो बिल्कुल आसानी से डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए। और कमेंट करके एक बार जरूर एक चीज बताना आप लोग कि जो मैंने पीडीएफ डाला है इस बार 50 क्वेश्चन एक साथ है, प्लस उस क्वेश्चन का आंसर मैं साथ में दे दे रहा हूं, जिससे कि आपको मोबाइल फोन में पीडीएफ को देखने में दिक्कत ना हो। तो क्या ये वाली चीज ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, भी कमेंट करके आप जरूर बताना कि पीडीएफ का तरीका क्या ठीक है या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, मतलब पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, उपयोग के अनुसार, रंग के अनुसार, आकृति के अनुसार, मटेरियल के अनुसार, मतलब पाइप को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार आप ऑप्शन पढ़िए खुद समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, उपयोग के अनुसार। तो आप सोचिए, क्या अगर आप पाइप कभी खरीदने जाते हो दुकान पे, ठीक है, तो आप उनसे क्या कहते हो कि भाई मुझे जो है नहाने वाली पाइप दे दो, या फिर मुझे जो है पानी पीने वाली पाइप दे दो, ठीक है, मुझे खेत में पानी डालने वाला पाइप दे दो। इस टाइप से आप पाइप मांगते हो। तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप दुकान पे जाके कहते हो कि भाई गाड़ी धोने के लिए पाइप दे दीजिए, ठीक है, भैंस धोने के लिए पाइप दे दीजिए, इस तरह से कुत्ते को धोना है पाइप दे दीजिए। तो मतलब उपयोग के हिसाब से आप पाइप नहीं लेते हो, है ना। तो उपयोग वाला तो गलत बात हो गया कि इस हिसाब से पाइप को वर्गीकृत नहीं कर सकते। रंग के अनुसार, भाई आप दुकान पे जाकर के तो कहते नहीं हो कि नहीं मुझे पीले रंग की पाइप चाहिए, मुझे जो है हरे रंग की चाहिए, तो कोई कहे मुझे सफेद रंग की चाहिए, कोई पहुंच गया, कुछ लोगों को पिंक वाला जो पसंद होता है वो बोल रहे हैं कि मुझे पिंक कलर की पाइप चाहिए, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब रंग के अनुसार भी पाइप नहीं आता है। आगे बात करते हैं शेप के अनुसार। तो भाई शेप की बात की जाए तो क्या आप दुकान पे जाके कहते हो कि मुझे त्रिभुज के आकार का पाइप दे दो, या फिर मुझे जो है वर्गाकार आकार की पाइप दे दो। तो भाई ये जनरली जो हमारी पाइप आती है वो कैसी रहती है, बेलनाकार होती है, गोल होती है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, मटेरियल के अनुसार। तो ये बिल्कुल सही है। आप दुकान पे जाते हो तो यही कहते हो ना भाई, अगर आप मतलब नॉर्मल सॉकेट बैंड कुछ भी लेने जाओ तो वो भी एक बार पूछता है आपसे, नहीं कुछ ज्यादा डिटेल में तो मोटी मोटा है जरूर पूछ लेगा कि प्लास्टिक वाली चाहिए या लोहे वाले, मतलब मेटल वाली चाहिए, लोहे वाली चाहिए या प्लास्टिक वाले। अगर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा तो भी ये चीज जरूर वो जानना चाहेगा कि आपको लोहे की पाइप चाहिए या फिर सीमेंट की पाइप चाहिए या फिर प्लास्टिक की चाहिए। ठीक है, तो आजकल पीवीसी वाला जो ज्यादातर यूज हो रहा है, पीवीसी की पाइपें मजबूत होती हैं तो उनको यूज किया जाता है। मतलब मटेरियल की बात आती है, आप देखेंगे जो यहाँ पे बड़े बड़े नाले सीवर होते हैं वहां पे कंक्रीट की बड़ी बड़ी पाइपें बनाई जाती है। तो नालों में सीवर के लिए क्या होता है, कंक्रीट वाली पाइप यूज की जाती है। कंक्रीट की पाइप मतलब सीमेंट हो गया, सीमेंटेड कंक्रीट की पाइप होती है। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए पानी पीने के लिए हमें जहां पाइपों की जरूरत होती है तो उसमें पीवीसी वाली, जो आपके घरों में लगता है पीवीसी की पाइप लगती है ना, तो जहां पीने की पानी पीने की जरूरत हो, पीने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे पीवीसी वाला हम लोग लगा लेते हैं। और उसके बाद मटेरियल की बात करें तो कॉपर की भी आपकी पाइप होती है, किसकी, कॉपर की। तांबे की पाइप कहाँ यूज की जाती है, तो जहां कॉपर की यूज की जाती है जहां पे प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, स्टीम वगैरह में जहां पे भाप बन रही हो, भाप के लिए, या जहां प्रेशर ज्यादा, तो ऐसी जगहों पे हम लोग कॉपर वाली पाइप यूज कर लेते हैं। ठीक है,
इस तरह से आपके और भी एल्युमिनियम की पाइप आती है, किसकी, एल्युमिनियम की, मतलब मटेरियल के अनुसार अलग अलग मटेरियल कहते हैं। एल्युमिनियम की भी पाइप आती है। एल्युमिनियम वाली पाइप जनरली हमारा कहाँ यूज किया जाता है, हवाई जहाज वगैरह में एल्युमिनियम की पाइप यूज की जाती है जिससे हल्का रहे, ठीक है। और आपका लेड, शीशा की भी पाइप आती है, लेड, लेड की भी पाइप आती है। अब ये कहाँ यूज होगा, तो जहां पे हमें क्या होता है, रॉट आयरन की भी पाइप आती है। तो जहां पे देखिए लेड वाला, शीशा वाला कहाँ यूज होगा, तो जहां पे एसिड हो, एसिड की लाइनें हो, जहां से तेजाब प्रवाहित होना हो, वहां पे हम देखेंगे तो वहां पे जो पाइप लगेगी वो किसकी, वो शीशा की, लेड की पाइप लगेगी, क्योंकि और कोई पाइप होगा तो वो खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा जो एसिड आती है वो शीशे की बोतल में भी इसलिए आती है, किसी प्लास्टिक के डब्बे में या लोहे के डब्बे में नहीं आती है। एसिड किस में आता है, शीशे की बोतल में आता है, ठीक है। तो ऐसे जहां पे एसिड की लाइनें होंगी, एसिड की लाइनें बिछाई जाएंगी, वहां पे किसकी पाइप होगी, शीशा की पाइप होगी, लेड की होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो हम पाइपों को वर्गीकृत करते हैं वो मेटेरियल के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। देख रहे हैं ना, यहाँ पाइप फिटिंग दिया और इसमें रेडियस काफी ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह से इसका देखा जाए ना, तो यह कौन सी वाली पाइप है, तो यह ऑफसेट टाइप है, लंबा है काफी, ठीक है। तो जो भी इस तरह से ज्यादा रेडियस, अभी मैं बाकी इन दोनों को भी दिखाऊंगा, तो रहता तो हमारा ऑफसेट वाले में आता है। ऑफसेट एल्बो भी आता है और बैंड भी आता है। तो 45 डिग्री वाले एल्बो होते हैं, कौन से होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। इसमें बैंड भी आता है हमारा और एल्बो भी आता है, ठीक है। 90 डिग्री 45 डिग्री दो वाले हमारे ज्यादातर यूज किए जाते हैं, कौन से, 90 डिग्री के एल्बो और बैंड और 45 डिग्री के एल्बो और बैंड, ठीक है। अगला क्या है, टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट, तो यहां पे देखिए जो फिगर आपको दिख रहा है टी ज्वाइंट का दिख रहा है। आकृति भी देख रहे होंगे आप, कैसी है, टी जैसी है ना, इधर इधर और इधर कैसी आकृति बन रही है, टी जैसी बन रही है। तो जहां पे हमारी एक पाइपलाइन जा रही हो, जहां पे एक सीधी पाइपलाइन जा रही है और हमें उसके लंबवत, उससे 90 डिग्री पे एक अन्य शाखा ले जाना हो, एक अन्य पाइप को, जो हमारी सीधी पाइपलाइन जा रही है उससे 90 डिग्री पे एक अन्य पाइप ले जानी हो, अन्य पाइपलाइन ले जाना हो, या उससे लंबवत कह लीजिए, या उससे 90 डिग्री पे कोई अन्य शाखा ले जानी हो, कोई अन्य पाइप ले जानी हो, तो वहां पे हम लोग टी ज्वाइंट यूज करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप ना, ये देखिए पाइप लगा हुआ, ये टी ज्वाइंट है जो अंदर वाला हिस्सा, ये तीनों साइड पाइप लगा करके एबीसी दिखाया गया है, ठीक है। टी ज्वाइंट आपका इस तरह से होता है, ये हो गया, इधर ये हो गया, यह होता है हमारा टी ज्वाइंट, ठीक है। और इसमें तीनों साइड पाइप लगा के दिखाया गया कि अब क्या होगा, तीनों का डाया सेम होगा, तीनों का डाया सेम होगा। तो मान लीजिए कोई हमारी सीधी पाइपलाइन जा रही थी, इसमें से इस पाइपलाइन से कोई लाइन हमें 90 डिग्री पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, बीच में टी लगा देंगे। अब यहाँ से जो पाइप आएगी इधर से इधर लगी होगी, इधर से सीधी चली जाएगी, और एक पाइपलाइन हम यहाँ से 90 डिग्री पे लेके चले जाएंगे। और ये जो टी था वो कैसा, सॉरी जो ये ज्वाइंट था हमारा, जो यहाँ पे एल्बो टाइप का कह लीजिए, यहाँ पे जो बैंड लगा रहे हैं हम, वो क्या टी की आकृति का है, इसलिए इसको टी ज्वाइंट कह देते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट रेडियस और शॉर्ट रेडियस एल्बो और लॉन्ग रेडियस एल्बो क्या होता है, तो यहाँ पे दोनों फिगर देखिएगा, और इसी टाइप से देखिए वो वाला भी था। तो इनको पहचानना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में सही कर पाओगे। देखिए शॉर्ट में क्या है, रेडियस देखिए कितना थोड़ा सा है, तो शॉर्ट रेडियस, इसका रेडियस देखिए ज्यादा है, तो लॉन्ग रेडियस, और उसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, तब वो हमारा 45 डिग्री वाला एल्बो हो जाता है, ध्यान रखना। कम रेडियस थोड़ा सा, शॉर्ट रेडियस थोड़ा ज्यादा, लॉन्ग रेडियस पर बहुत ज्यादा टाइप का दिख रहा है, तो ये हमारा 45 डिग्री वाला एल्बो हो जाता है। ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तीन में डिफरेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट रेडियस कौन सा है, तो देखिए इसमें रेडियस कम है तो शॉर्ट रेडियस। लॉन्ग रेडियस, इसमें रेडियस आपको देख रहे हैं ज्यादा दिख रहा है, तो लॉन्ग रेडियस, ये लॉन्ग रेडियस हो गया, ये शॉर्ट रेडियस हो गया। एक और पहचान है इनका, मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो शॉर्ट रेडियस में होता है ना, तो इनका जो रेडियस होता है, एल्बो का रेडियस होता है, रेडियस वो किसके बराबर होता है, तो ये जो पाइप का बोर है, पाइप बोर के डायामीटर के, ठीक है, पाइप बोर के बराबर। अगर रेडियस जो होगा हमारा, शॉर्ट रेडियस कब बोलेंगे, शॉर्ट रेडियस एल्बो कब बोलेंगे, जब उस एल्बो का जो रेडियस है, एल्बो का रेडियस क्या हो, पाइप बोर के बराबर हो। हमारी जो पाइप लगा जा रही है उसका जो बोर डायमीटर है, जो इसका बोर है पाइप का, भैया पाइप हो गया, इसका बोर हो गया, तो पाइप बोर के अगर बराबर हो जाए क्या, हमारे एल्बो का रेडियस, अगर एल्बो का रेडियस पाइप बोर के बराबर हो जाता है तो वो शॉर्ट रेडियस कहलाता है। लॉन्ग रेडियस कब बोलेंगे, जब इसका रेडियस क्या होगा, जब हमारा एल्बो का रेडियस, जो हमारा एल्बो है, एल्बो का रेडियस क्या हो जाए, एल्बो का रेडियस जो है वो पाइप बोर का 1.5 गुना हो जाए, पाइप बोर का 1.5 गुना। आ रही बात समझ में,
जब हमारे एल्बो का रेडियस क्या हो, पाइप बोर डायमीटर का 1.5 गुना हो जाए, अगर वो 1.5 गुना हो जाएगा पाइप बोर का, तो वो लॉन्ग रेडियस कहलाएगा। और अगर रेडियस उसका, हमारे एल्बो का जो रेडियस वो पाइप बोर के बराबर ही रहेगा, तो वो शॉर्ट रेडियस कहलाएगा। तो टेक्निकल वाली चीज हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। या पाइप फिटिंग दिखाया गया है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है। आपको ध्यान से फिगर में आप लोग देखना, आपको क्वेश्चन में फिगर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ नहीं सही दिख रहा हो तो आप लोग एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां पीडीएफ डाउनलोड करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, वहां फिगर बिल्कुल क्लियर दिखेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो यह वाली पाइप है इसकी मोटाई इतनी है, इधर वाली पाइप की भी मोटाई लगभग इतनी है, दोनों लगभग बराबर है। पर ऊपर वाली पाइप का देखेंगे ना, ऊपर वाली पाइप का देखिए ये इतना, आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे डायमेंशन ज्यादा है, यहाँ पर ये पतली पाइप, मैंने अभी जो था उसके ऊपर खींच दिया, क्योंकि इन दोनों को डाया बराबर दिख रहा है, पर ऊपर पाइप पतली दिख रहा है, मतलब टी तो है, टी में तो कोई डाउट नहीं है भाई। दो पाइप इधर गई है और एक सीधी पाइपलाइन से 90 डिग्री पे पाइप चली गई, तो यह कहां यूज हुआ था, अभी हमने पीछे बताया कि यह टी ज्वाइंट कहलाता है, क्योंकि टी आकृति बन जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों पाइप तो सेम डायमीटर की थी, लेकिन जो हमने 90 डिग्री पे एक अलग पाइप निकाला, उसका डायमीटर उस पाइप का कम हो गया। कम होने का, डायमीटर कम होने का मतलब क्या, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस का मतलब कम होना, इनलार्ज का मतलब बड़ा हो जाना। तो हमारा पाइप का डायमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, मतलब टी ज्वाइंट तो है लेकिन पाइप को रिड्यूस कर दिया, तो ये टी ज्वाइंट कौन सा हो जाएगा, रिड्यूस टी ज्वाइंट हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है रिड्यूस टी ज्वाइंट, ऑप्शन सी सही हो गया, क्योंकि इसने कम कर दिया। और क्या टी ज्वाइंट कब कहते हैं, जब तीनों का डाया सेम हो, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। इधर का भी देखेंगे तो इसका जो डाया है इस पाइप का, और यहाँ पे जो डायमीटर है और यहाँ पे जो डायमीटर, तीनों क्या है, सेम है। अगर तीनों, यहाँ तीनों पाइप लगाई भी गई है इस टी ज्वाइंट में, तो अगर तीनों डायमीटर सेम है तो क्या हो जाएगा आपका टी ज्वाइंट। लेकिन यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं कि ये दोनों जो पाइप जा रही थी तो सीधी सेम डायमीटर की थी, लेकिन जो हमने 90 डिग्री पे एक अलग से पाइप निकाला उसका डाया कम हो गया, मतलब टी ज्वाइंट तो है लेकिन डाया कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस टी ज्वाइंट। ठीक है, आसान है, जो नाम है वही काम है। अब बचे बाकी दो, एक एसेंट्रिक रिड्यूसर और कॉन्सेंट्रिक। अभी मैं यहाँ एक बार आपको बता दूंगा, आगे कई बार ऑप्शन में आएगा, एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इस टाइप की चीजें, हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ कि एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, पहले हल्का सा हम इसको छोड़ते हुए सर्कल के बारे में जानते हैं कि एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक कहते हैं किसे हैं। ठीक है, एसेंट्रिक किसे कहते हैं, तो मान लीजिए दो सर्कल है, यह सर्कल हो गया एक और एक और सर्कल यह होगा। अब दोनों का सेंटर निकाला जाए तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर कुछ यहाँ आ जाएगा, जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हैं, लेकिन दोनों वृत्त का सेंटर क्या अलग है, इस छोटे वाले वृत्त का सेंटर यह है और बड़े वाले वृत्त का सेंटर यह है, मतलब दो वृत्त है और दोनों के सेंटर क्या है, अलग है। तो जब हमारे पास दो सर्कल हो और दोनों के क्या हो, सेंटर अलग हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वही जो होते हैं हमारे, देखिए इसका सेंटर अलग, तो दो वृत्त है दोनों के सेंटर अलग है तो इसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। अगर दो वृत्त के सेंटर अलग अलग है तो इसेंट्रिक सर्कल, और वहीं पे अगर दो वृत्तों के सेंटर एक ही हो, केंद्र एक ही हो, तो कॉन्सेंट्रिक कहलाता है। कैसे, तो अगर देखिए ये अगर मान लीजिए हमने बना लिया, एक वृत्त हो गया, इसके अंदर एक और वृत्त हो गया। अब देखिए, अब मैं बड़े वाले वृत्त का केंद्र लूं तो यही आएगा, छोटे वाले का भी लूं तो उसका भी यही रहेगा, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। तो अगर ऐसा सर्कल जिसका क्या दोनों वृत्त का सेंटर सेम हो तो वह हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रिक। पहले इसेंट्रिक, रिड्यूसर क्या, उसको छोड़िए, रिड्यूसर तो समझ रहे हैं, साइज को कम कर देगा रिड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक कब बोलेंगे, ये चीज हमें समझनी है। तो मैंने आपको बताया इसेंट्रिक कब बोलेंगे, जब दो वृत्त का सर्कल, दो वृत्त का केंद्र अलग अलग आए तो इसेंट्रिक, जब दो वृत्त का सेंटर एक ही हो जाए तो कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, अब देखिए, अब इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर हमें समझ में आएगा। देखिए पहली चीज तो रिड्यूसर, तो मैंने अभी आपको बताया टी ज्वाइंट वाले में भी रिड्यूसर का क्या मतलब है, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। जहां पे हमें किसी पाइपलाइन में साइज को घटाना है या बढ़ाना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसर यूज करते हैं। रिड्यूसर हमारा कैसे होता है, तो नॉर्मल रिड्यूसर कुछ इस टाइप से होता है, सीधा हो गया हमारा क्या, इतना डायमीटर जा रहा, अब इसकी साइज इधर से भी कम कर दीजिए और इधर से भी कम कर दीजिए। अब देखिए यह जो हो गया हमारा क्या, रिड्यूसर हो गया, क्योंकि इधर मान लीजिए 1 इंच की पाइप लग रही है, अब इधर आधी इंच की लगेगी, इधर पाइप 1 इंच की लग रही थी, अब इधर आधी इंच की पाइप लगेगी, तो पाइप का साइज कम हो गया, कम मतलब रिड्यूस हो गया। तो जो पाइपलाइन के पाइप के डाया को या साइज को कम कर दे, जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस ज्वाइंटर के द्वारा, जिस फिटिंग के द्वारा, इस फिटिंग को हम लोग क्या, रिड्यूसर बोलेंगे। किसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो एसेंट्रिक रिड्यूसर कौन सा होगा, तो देखिए यह जो फिगर है एसेंट्रिक रिड्यूसर का है।
कॉन्सेंट्रिक, तो यह वाला जो है कॉन्सेंट्रिक का है। क्यों ये सेंट्रिक, क्यों कॉन्सेंट्रिक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसेंट्रिक कब बोलेंगे, इसेंट्रिक जब वृत्त का सर्कल अलग अलग हो, जब एक वृत्त का सेंटर क्या अलग अलग हो। यहां पे देखिए ये तो पाइप लगी हुई है, इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या है, तो देखिए ऊपर की सरफेस सीधी रहती है, देखिए ऊपर सीधी है, ऊपर कोई साइज कम ज्यादा नहीं किया गया, सेम है। पर नीचे वाले में देखिए यहां जाते हुए फिर थोड़ा सा साइज कम कर दिया गया, फिर इधर आ गया, ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसर हो गया। भाई रिड्यूस होगी साइज, इधर साइज ज्यादा थी आगे कम हो गया तो रिड्यूसर हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि साइज क्या हुआ है, साइज एक ही साइड कम हुआ है, साइज क्या हुआ है, एक ही साइड कम हुआ है, सॉरी ऊपर वाली सीधी लाइन है, एक ही साइड से घटा रहे हैं, तो ये क्या एसेंट्रिक क्यों कहलाएगा। तो अभी मैं इसका फिगर यहां बना देता हूं। भाई दोनों पाइप लगा हुआ है, एसेंट्रिक कैसे है, ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी है, नीचे वाला सीधा जा रहा था, फिर थोड़ा सा साइज कम कर दिया गया, थोड़ा कम कर दिया गया, यही हुआ है ना। अब इसका देखिए साइज इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर साइज ज्यादा उधर कम, मतलब ये रिड्यूसर है। कौन सा रिड्यूसर है, तो अगर देखिए बड़े वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये होगा, छोटे वाले का ये होगा। तो हम देख रहे हैं बड़े वाले का सेंटर यहां जा रहा है और छोटे मतलब दोनों साइड जो ये हमारा फिटिंग है रिड्यूसर है, इसमें इसका सेंटर अलग, इसका दोनों का सेंटर क्या अलग है। तो मैंने बताया जब दोनों का सेंटर अलग हो तो किस क्या कहलाता है, एसेंट्रिक कहलाता है। तो चूंकि ये रिड्यूसर था क्योंकि इधर साइज ज्यादा इधर कम, भाई इधर साइज ज्यादा इधर कम, तो ये रिड्यूसर है। लेकिन कौन सा रिड्यूसर है, चूंकि दोनों का सेंटर अलग अलग है तो कौन सा हो गया, या इसेंट्रिक रिड्यूसर हो गया। कौन सा हो गया, इसेंट्रिक रिड्यूसर। वही चीज आप फिगर में साइज अलग। भाई इसका अगर यहां से देखें आप, अगर यहां से देखा जाए तो इसका सेंटर अलग चला जाएगा और इसका सेंटर अलग चला, दोनों का सेंटर अलग हो गया, इसेंट्रिक हो गया। कॉन्सेंट्रिक कब बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक में सेंटर सेम होगा। इसमें देखिए इस फिगर में दोनों साइड से, इसमें भाई एक साइड सीधी थी, एक ही साइड से साइज कम किया जा रहा था, और इस वाले में आप देखेंगे तो क्या होगा, इस वाले में आप देखेंगे तो साइज जो है हमारा ये हो गया रिड्यूसर, ये हो गया, इधर से भी देखिए साइज कम हो रहा है और इधर से भी साइज कम हो रहा है, दोनों साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज को कम कर रहे हैं, दोनों साइड से साइज कम हुआ ना, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक वाला में आएगा। कैसे, तो यहाँ फिगर में देखिए, यही तो मैंने फिगर बनाया था, फिर से बना देता हूं, फिर से बना देता हूं कि भाई इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि ये हमारा रिड्यूसर जा रहा है, या रिड्यूसर जा रहा है, इधर भी रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर मतलब रिड्यूस हो जाएगा, इधर से भी साइज को कम करेंगे, इधर से भी साइज को कम करेंगे। अब हम देख रहे हैं क्या, इधर साइज ज्यादा इधर कम, तो ये रिड्यूसर हो गया। कौन सा रिड्यूसर हो गया, तो अब इसका सेंटर निकालिए, जो बड़ा वाला है इसका सेंटर ये रहेगा, छोटे वाले का सेंटर भी सेम आ जाएगा। दोनों का एक ही सेंटर की सीध में दोनों सर्कल का सेंटर आ रहा है, दोनों का सेंटर एक ही सीध में आ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, क्योंकि साइज कम हुआ, इधर ज्यादा इधर कम, तो रिड्यूसर हो गया, लेकिन सेंटर एक ही सीध में है तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। कितना क्लियर हो गया, इसेंट्रिक कब होगा, कॉन्सेंट्रिक कब होगा। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है या ना, ये कहां यूज किया जाता है, तो जो इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल में यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह कहां यूज किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल में यूज किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मतलब क्षैतिज स्थिति में। कैसे, क्षैतिज स्थिति में, क्षैतिज का मतलब ऐसे, वर्टिकल जब कोई चीज खड़ा हो तो वर्टिकल, वर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा आप लोग देख लेना। क्षैतिज, क्षैतिज हो गया ना, ऊर्ध्वाधर, सॉरी वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहते हैं ना। कोई चीज क्या ऐसे है, वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, कोई चीज ऐसे है पट है, हाँ ठीक है, पृथ्वी के सतह के समांतर है, तो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, ठीक है। तो ये जो इसेंट्रिक होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल में यूज किया जाता है, क्षैतिज स्थिति में यूज किया जाता है। जो कॉन्सेंट्रिक वाला है हमारा, यह कॉन्सेंट्रिक वाला कहां यूज होता है, तो यह जो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है हमारा, यह कहां यूज होता है, तो यह वर्टिकल स्थिति में यूज होता है, वर्टिकल पोजीशन में यूज होता है। वर्टिकल पोजीशन का मतलब ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, जब पाइप हमारी ऐसे खड़ी हो, वर्टिकल में हो, ऊर्ध्वाधर हो तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, जब पाइप हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल में हो तो एसेंट्रिक रिड्यूसर।
दोनों को पहचानना आपने सीख लिया होगा और दोनों को यूज कहाँ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखना आपका कई बार इसेंट्रिक कंसेंट्रिक रिड्यूसर आएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या चीजें, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, सारे पॉइंट नोट रहेंगे तो आगे मजा आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप ही का, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पाइप फिटिंग के एक साइड का सिरा बिल्कुल सीधा है, कोई भी रिड्यूसिंग नहीं हुआ है, दूसरी साइड का सिरा सीधा जा रहा है, फिर थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। आपको मालूम है कि इसेंट्रिक वाले में ही ऐसा होता है कि एक साइड बिल्कुल सीधा रहता है, एक साइड रिड्यूस कर दिया जाता है। और देखिए इसका सेंटर इधर वाले क्या आएगा, इधर आ जाएगा, और ऊपर वाले सेंटर इधर आएगा। दोनों का सेंटर भी अलग अलग है, तो रिड्यूसर तो है लेकिन सेंटर अलग अलग है, इसलिए कौन सा रिड्यूसर है, इसेंट्रिक रिड्यूसर है। कहां यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम में यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्टेज में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए कपलिंग क्या होता है। कपलिंग, तो यह जो फिगर है कपलिंग का, जब दो पाइपों की लंबाई बढ़ानी हो, जब दो पाइप है, मान लीजिए 20-20 फीट की, आपको 40 फीट की लंबाई तक पाइप बिछाना, आपके पास 20-20 फीट की दो पाइप है, तो उन दोनों पाइपों को आपस में जोड़ करके लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग कपलिंग यूज करते हैं। आप कपलिंग में देख रहे होंगे इंटरनल थ्रेड कटा हुआ, या कपलिंग है अंदर थ्रेड कटा हुआ, पाइप इसमें इधर से इधर यहाँ तक टाइट कर देंगे, फिर इधर से इधर भी दूसरी पाइप भी यहाँ से यहाँ तक टाइट कर देंगे, दोनों पाइप इसके अंदर चला जाएगा, पाइप जुड़ जाएगी और उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो जब सीधी पाइपलाइन कहीं जा रही है और उनकी लंबाई पाइपलाइन के लिए दो पाइपों को आपस में जोड़ना हो, जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ानी हो, तब वहां पर हम लोग कपलिंग यूज करते हैं। कहां पे यूज किया जाएगा, तो जिस पाइप पर बाहरी थ्रेड कटा हो, कब यूज किया जाएगा, जब पाइप पर क्या हो, और एक्सटर्नल थ्रेड कटा हो, बाय थ्रेड कटा हो। एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी थ्रेड, बाय थ्रेड। ठीक है, पाइप पर अगर एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ है, क्योंकि भाई ये ध्यान रखना, कोई भी पाइप फिटिंग है तो हमेशा उनकी जो थ्रेड रहेगी एक दूसरे के विपरीत रहेगी। मतलब पाइप की थ्रेड और जो उसके साथ हम फिटिंग यूज करने वाले हैं दोनों की थ्रेड विपरीत होनी चाहिए। अगर पाइप पे बाहरी थ्रेड कटा है तो फिटिंग पे आंतरिक थ्रेड होना चाहिए। अगर पाइप पे आंतरिक चूड़ी कटी हुई है तो फिटिंग पे बाहरी चूड़ी होनी चाहिए। मतलब दोनों चूड़ी एक दूसरे की विपरीत कटी होंगी तभी फिट हो पाएंगी। तो ये चीज देखिए यहाँ पर है, यहाँ जो इनका फिटिंग है, कपलिंग जो है, कपलिंग के अंदर चूड़ी कटा हुआ है, तो पाइप पे कहां रहेगा, तो जो हमारी पाइप इसमें टाइट की जानी है, पाइप के बाहर थ्रेड कटा होगा तभी तो ये इसके अंदर घूमेगा, या चूड़ी ऊपर कटी होगी तभी तो इसके अंदर टाइट हो पाएगा। जैसे नट बोल्ट होता है, नट के अंदर चूड़ी कटी होती है, बोल्ट के ऊपर चूड़ी कटी होती है, तभी तो आपस में एक दूसरे में टाइट होते हैं। तो यहाँ भी कपलिंग के, चूंकि हम देख रहे हैं कि कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा होता है, इसका मतलब पाइप के बाहर चूड़ी कटा होगा तभी वो दोनों ज्वाइंट हो पाएंगे। अब देखिए निप्पल की बारी आएगी। यहाँ पे लॉन्ग निप्पल दिया हुआ है, मैंने आपको 3 टाइप के निप्पल यहाँ पे दिखा रखा है। क्वेश्चन में लॉन्ग दिया तो देखिए जो सबसे ऊपर है इसको हम लोग शॉर्ट निप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट निप्पल की बात कर रहा है ना, निप्पल। यह जो होता है हमारा, सॉरी ऊपर लो शॉर्ट नहीं है, क्लोज है, इसमें तो जगह ही नहीं है ना, अभी बताता हूं। जो ऊपर वाला है हमारा क्या होगा, क्लोज निप्पल, क्लोज निप्पल। इसके जस्ट नीचे शॉर्ट निप्पल, और यह वाला जो है हमारा लॉन्ग निप्पल। बहुत आसान, अभी समझ में आ जाएगा। पहले तो ये समझिए कि जो निप्पल है हमारा ना, निप्पल का यूज कहां किया जाता है, तो निप्पल का यूज भी हमारी दो पाइपों को जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हम कब निप्पल यूज करेंगे, कब कपलिंग यूज करेंगे, कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा हुआ था, इसका मतलब ऐसा पाइप चाहिए जिसमें बाहर चूड़ी कटा हुआ है, तब यहाँ पे कपलिंग यूज कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास ऐसी पाइप है जिसके अंदर चूड़ी कटी हुई है, अगर अंदर दो पाइपों के अंदर चूड़ी कटी हुई है तो वहां तो कपलिंग यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कपलिंग में भी अंदर चूड़ी कटी है, दोनों पाइप में भी अंदर चूड़ी कटी है, जबकि पाइप का और फिटिंग का थ्रेड विपरीत होना चाहिए, तो ये दोनों टाइट तो हो नहीं पाएंगे। रखने वाली बात नहीं है, आप खुद देख सकते हो भाई, इसके अंदर थ्रेड है तो इसके ऊपर थ्रेड रहेगा तभी तो इसमें कसा पाएगा, इसके भी अंदर चूड़ी काट देंगे, इसके भी अंदर चूड़ी, तो आपस में कैसे कसे जाएंगे, हो ही नहीं सकता। तो रटने वाली चीज नहीं है, जो बता रहा हूं आपके सामने है। तो निप्पल में क्या है, निप्पल में देख रहे हैं, निप्पल में ऊपर, कपलिंग में अंदर थ्रेड कटा था, पर निप्पल में देखिए सब निप्पल में क्या है, ऊपर थ्रेड कटा हुआ है, बाहरी थ्रेड कटा हुआ है। तो इसका मतलब जब पाइप में आंतरिक थ्रेड कटा हो, जब पाइप में क्या हो, जब पाइप में आंतरिक चूड़ी, इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी मतलब इंटर थ्रेड, जब पाइप में क्या हो, आंतरिक चूड़ी कटी हो, तब निप्पल यूज किए जाते हैं उनको जोड़ने के लिए। जब बाहरी चूड़ी कटी हो तब कपलिंग यूज किया जाता है। आगे देखिए ये निप्पल कौन कौन से, देखिए क्लोज निप्पल। क्लोज निप्पल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे जब आप पाइप को टाइट करोगे ना, पाइप के अंदर चूड़ी कटी होगी तो पाइप यहां तक चढ़ जाएगी और इधर से भी पाइप यहां तक चढ़ जाएगी, मतलब दोनों पाइपें आकर के आपस में टकरा जाएंगी, बिल्कुल क्लोज तक एकदम टाइट हो जाएंगी। भाई पूरा थ्रेड कटा हुआ है इस निप्पल पे, तो पूरा क्लोज तक टाइट हो जाएंगी, तो पाइपें एक दूसरे के पूरा क्लोज आ जाती हैं, इसलिए इसको क्लोज निप्पल कहते हैं।
ठीक है। शॉर्ट निप्पल में देखिए यहाँ बीच में बिना थ्रेड का इतना जगह क्या है, बिना थ्रेड के जगह छोड़ी गई है, तो इधर पाइप टाइट करेंगे तो मैक्सिमम पाइप यहाँ तक आएगी, इधर वाली पाइप मैक्सिमम यहाँ तक आएगी, बीच में कुछ जगह बच जाएगा, इसलिए इसका शॉर्ट निप्पल कहते हैं कि थोड़ी जगह रह जाती है। लॉन्ग निप्पल क्यों कहते हैं, इसमें देखिए देख रहे हैं ज्यादा, इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा जगह है, मतलब पाइप इसमें यहां तक चढ़ जाएगी और इधर यहां तक चढ़ जाएगी, बीच में जो है इतना जगह बच जाएगा, तो यह ज्यादा स्पेस बच रहा है तो लॉन्ग निप्पल, कम स्पेस तो शॉर्ट निप्पल, बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा पाइपों के बीच में तो क्लोज निप्पल की दोनों पाइप बिल्कुल क्लोज आ गई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ होगा। लास्ट देखिए कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, तो यह जो फिगर है हम लोगों ने पहले भी देख रखा है भाई, यह क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है और ये कहां यूज किया जाता है, वर्टिकल पोजीशन में यूज किया जाता है। कॉन्सेंट्रिक क्यों है, देखिए इसका दोनों साइड से, इसेंट्रिक में क्या था एक ही साइड से, एक साइड सीधा, इसमें देखिए इधर वाली भी सरफेस डाउन हो रही है और इधर वाली सरफेस भी डाउन हो रही है, इसका देखिए ए हो जाएगा और इसका सर्कल ए हो जाएगा और दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेंटर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए, आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइन को ध्यान दीजिएगा, देखिए पाइपलाइन ना जहां पे हमारा क्या हो, कहीं पर भी जो हम पाइपलाइन बिछा रहे थे पानी के लिए, तो जब हमारा लास्ट सिरा अंतिम छोर होता है जिसके आगे अब हमें पाइपलाइन को ले जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां लास्ट वाले सिरे पे क्या करते हैं, पाइपलाइन को बंद करने के लिए कैप और प्लग दो चीजें यूज की जाती है। अब कब कैप यूज करेंगे, कब प्लग यूज करेंगे, प्लग और कैप ये दोनों डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, ठीक है। मतलब सिचुएशन का मतलब है कि पाइप पर बाहरी चूड़ी कटी है या आंतरिक, जैसे निप्पल और कपलिंग यूज कर रहे थे ना, वैसे इनमें होता है कैप और प्लग। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए प्लग है, प्लग का फिगर यह है, यह प्लग है, प्लग के कहां चूड़ी कटा हुआ है, ऊपर चूड़ी कटा हुआ है। कैप, तो यह देखिए कैप है, कैप के कहां चूड़ी कटा हुआ है, कैप के अंदर चूड़ी कटा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी पाइप फिटिंग हो, दोनों एक दूसरे पे तभी फिट बैठेंगी जब उनका थ्रेड एक दूसरे के विपरीत हो। तो हम यहां देख रहे हैं कैप में क्या है, कैप में चूड़ी अंदर कटा हुआ है, एक साइड होल होता है, दूसरा साइड बिल्कुल प्लेन होता है, पैक रहेगा। जैसे कैप पेन का कैप होता है ना, एक साइड होल दूसरी साइड पैक, वैसे यह भी कैप है, एक साइड होल दूसरी साइड पूरा पैक है। तो इसको जहां पाइपलाइन में लास्ट में टाइट कर दोगे तो वहां पाइपलाइन बंद हो जाएगी, उसके आगे पानी नहीं जाएगा क्योंकि दूसरा सिरा पैक है, ठीक है। तो यहाँ पे कैप पे क्या आंतरिक चूड़ी है, तो इसका मतलब जो पाइप रहेगी कसी जाएगी, यहाँ पे पाइप पे क्या होनी चाहिए, पाइप पर बाह्य चूड़ी होनी चाहिए या बाहरी चूड़ी कह लीजिए, एक्सटर्नल थ्रेड। पाइप पर बाह्य चूड़ी रहेगी तो कैप ना, क्योंकि उस पे आंतरिक चूड़ी है। प्लग वाले में हम देख रहे हैं, प्लग में क्या है, प्लग में बाहरी चूड़ी कटा हुआ है, इसका मतलब पाइप में क्या होना चाहिए, तो पाइप में आंतरिक चूड़ी रहेगा। भाई चूड़ी एक दूसरे के विपरीत रहेगी तभी तो टाइट होंगे एक दूसरे पे सब, तभी तो फिटिंग बैठेगी। पाइप में आंतरिक चूड़ी रहेगा, क्योंकि इस पे बाहरी है तो पाइप में आंतरिक होना चाहिए। तो प्लग कहां यूज किया जाएगा, देखो प्लग भी इस टाइप से इधर पैक सिरा, जहां भी पाइप के अंतिम सिरे में इसको टाइट कर देंगे वहां पानी बंद हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। या फिर हम लोग प्लग वगैरह का वहां भी यूज करते हैं जहां पे मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या हो, पाइप फिटिंग फैलाई जा रही है और अभी हमारे पास टोटी लगाने का बजट ना हो, ठीक है। टोटी लगाने का अगर बजट नहीं है, नल लगाने का बजट नहीं है, तो आप क्या करोगे, जगह जगह पे क्योंकि कई सारे पॉइंट दिए जाते हैं, तो जहां जहां जरूरत होती है हम वहां टोटी लगा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं कि भाई जब बजट होगा पैसा आएगा तब लगाएंगे। तो ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, जो प्लग होता है प्लग को लगा दिया जाता है, प्लग लगा रहेगा ताकि वहां से पानी ना निकले, नहीं तो जहां पर भी आप ज्वाइंट दे रखे होंगे तुरंत वहां पानी गिरने लगेगा ना, तो उस जगह पे आप प्लग टाइट कर दिया जाता है। फिर बाद में जब हमारे पास पैसा हो जाएगा प्लग को निकाल के टोटी लगा देंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पाइपलाइन में कोई खराबी आ जाए, कोई वहां से पाइप टोटी लीकेज कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा था, टोटी को खोल करके प्लग लगा देते हैं, फिर टोटी को सही करवा करके लाते हैं, फिर प्लग हटा करके टोटी लगा देते हैं। तो ऐसी जगहों पे हमारा प्लग वगैरह, या फिर पाइप के अंतिम सिरे को बंद करना हो, आगे पाइपलाइन नहीं ले जानी है, तो उस केस में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो समझ में आया, प्लग कब यूज करेंगे, प्लग के बाहरी थ्रेड है तो फिर इसका मतलब पाइप पे आंतरिक चूड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा था आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक, तो आंतरिक चूड़ी के लिए क्या हो जाएगा, प्लग हो जाएगा, क्योंकि प्लग पे बाहरी थ्रेड है तो आंतरिक चूड़ी वाले पे जाएगा। कैप कब यूज करते हैं हम लोग, अगर बोला जाता कि पाइप के बाहर चूड़ी कटी है तब किसका यूज करें, तब प्लग, तब कैप यूज करना पड़ता, तब प्लग नहीं काम आता, क्योंकि कैप के अंदर चूड़ी कटा होता। जबकि कैप और प्लग दोनों का काम एक ही है, पाइपलाइन के अंतिम सिरे को बंद करना, अगर उसके आगे हमें पाइप नहीं ले जानी है तो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब देखिए रिड्यूसर है, रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर यहाँ आपको दिख रहा है। रिड्यूसर का मतलब क्या, रिड्यूस करना, मतलब मान लीजिए 1 इंच की पाइप आ रही है, उसको आगे आधी इंच में आप ले जाना चाह रहे हो तो वहां रिड्यूसर लगा दोगे। ये देखिए रिड्यूसर है, एक साइड का साइज देखिए इतना ज्यादा है, दिख रहा है ना, और फिर आगे क्या होगा, इधर से भी कम हो गया, इधर से भी कम हो गया, दोनों साइड से हम लोगों ने साइज को कम कर दिया, देख रहे हैं ना, इधर से भी कम कर दिया, इधर से
रिड्यूस हो गया। पहले पाइप इतनी मोटी आ रही थी, अब पाइप इतनी पतली जाएगी। तो पाइप के साइज ज्यादा से कम, पाइप के साइज को कम कर दिया, उसके लिए क्या हो, पाइप के साइज, किसी भी पाइपलाइन में पाइप के साइज को कम करने के लिए जो फिटिंग यूज किया जाता है वही क्या, रिड्यूसर। रिड्यूसन का मतलब कम करना, साइज को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख लीजिए दोनों का सेंटर सेम है, तो यही हमारा क्या कहला जाता है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहा जाता है। यही हमारा कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर भी कहलाता है। कपलिंग क्या है, तो कपलिंग हम लोगों ने बात किया था, दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए कपलिंग यूज करते हैं। क्योंकि कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें वो पाइप यूज करेंगे जिसमें बाहर थ्रेड कटा हुआ, तभी एक दूसरे पे काम हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, किस प्रकार की रेंज का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप को मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के रेंज का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के पाइप को, ठीक है, 50 mm डायमीटर लिखा है ना, तो इसलिए 50 mm से अधिक व्यास मीटर होना चाहिए, व्यास के मीटर नहीं, व्यास मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए। देखिए अब अलग अलग यहाँ पर रिंच, मैंने सब रिंच ले रखा है, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आगे रिंच आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यह जो होता है स्ट्रैप रिंच होता है। स्ट्रैप का मतलब पट्टा टाइप का समझ लीजिए, यदि चौड़े से पट्टे टाइप का दिख रहा है तो इसको लोग स्ट्रैप रिंच कहते हैं। ठीक है, फुट प्रिंट रिंच कौन सा है, तो देखिए यह जो है फुट प्रिंट रिंच है, यह वाला क्या है, फुट प्रिंट रिंच इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा चेन पाइप रिंच। तो यह जो फिगर है यह हमारा चेन पाइप रिंच का है, इसमें देख रहे चेन जैसा दिख रहा है तो चेन पाइप रिंच। और यह स्टील्सन रिंच, यह जो सामने आपको दिख रहा है ना, यह जो है हमारा क्या है, यह वाला जो है, यह लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है स्टील्सन रिंच। चारों रिंच आपको दिख गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए स्ट्रैप रिंच कहां यूज करेंगे, तो चौड़ा पट्टा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल प्लेन है, कोई दाता होता नहीं बनाओ। तो जो हमारा फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह हो, ट्यूबुलर मतलब बेलनाकार सतह हो, और फिनिश्ड किया हुआ, अगर फिनिश्ड किया हुआ आपके पास बेलनाकार सतह या पाइप है, उसको अगर आप दो पाइपों को टाइट करना चाहेंगे, वो फिनिश्ड सतह है, तो अगर आप इस चेन का यूज करेंगे, तो चेन का जब उस पर बात करके घुमाने की कोशिश करेंगे तो चेन का निशान उस फिनिश सतह पे आ जाएगा। यह जो आपका है स्टील्सन पाइप रिंच, इस पे भी अंदर देखिए दांते बने हुए हैं, तो इसका भी निशान पाइप पर आ जाएगा। यह जो आपका फुटप्रिंट रिंच है, इस पर भी अंदर दांते बने हुए हैं, तो इसका भी निशान आ जाएगा। मतलब यह जो तीनों रिंच नीचे के दिख रहे हैं या तीनों फिगर में, इनके निशान आ जाएंगे उस पे, जबकि स्ट्रैप रिंच पे कोई निशान नहीं, पट्टा जैसा है। तो इसका मतलब जो फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह होती है, उनको खोलने या टाइट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जिससे कि उनके सरफेस पर निशान ना आए। फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस, कोई फिनिश किया हुआ ट्यूबुलर सतह है जिसपे हम चाह रहे हैं कि हमारे रिंच वगैरह के दांते के निशान ना आए, वो फिनिश सतह खराब ना हो, उसके लिए हम लोग स्ट्रैप रिंच यूज करते हैं, उसको टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए। क्लियर हुआ होगा। फुटप्रिंट रिंच, तो यह जो आपको दिख रहा है यह फुटप्रिंट रिंच है। इसमें देख रहे हैं होल दिख रहा है, एक दो जनरली 4 होल रहते हैं, और वाले भी आते हैं, पर नॉर्मली हम लोग 4 होल वाले यूज करते हैं। इसको हम लोग एडजस्टिंग होल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजस्टिंग होल। एडजस्टिंग होल का मतलब क्या हो गया कि इसको एडजस्ट किया जाता है, इसके साइज को इस होल की मदद से। और यह जो होता है हमारा ना, यह पीवट होता है। क्या होता है, पीवट होता है, एक स्क्रू के जैसा होता है। कैसा होता है, एक स्क्रू की तरह रहता है यार। ठीक है, तो यह क्या है, 4 एडजस्टिंग होल हो गए। तो 4 जितने होल रहेंगे उतनी साइज को इसको बनाया जा सकता है। 4 होल है तो 4 साइज का। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे तीसरे होल में लगा हुआ है, यह 2 होल और बाहर दिख रहे हैं। अगर मैं क्या करूं, इस पीवट को बाहर खींच करके इस होल को पीछे ले जाकर इस पीवट को इस वाले होल में लगा दो, तो यह क्या होगा, यह पीछे खिसक जाएगा, तो इसकी साइज कम हो जाएगी। या फिर मैं क्या करूं, इस पीवट को निकाल करके 1 नंबर वाले होल में लगा दूं, साइज और ज्यादा कम हो जाएगी। या फिर इस पीवट को निकाल करके यह तीसरा होल भी बाहर निकाल कर चौथे होल में लगा दूं, तो साइज इसकी बढ़ जाएगी। मतलब हम लोग इस होल की मदद से इसकी साइज को कम ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए इसको एडजस्टिंग होल कहते हैं, कि इसकी हिसाब से हम लोग साइज को कम ज्यादा करते हैं। 4 होल होंगे तो इसको 4 साइज का बनाया जा सकता है, जितने होल उतने साइज का बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा क्या, फुटप्रिंट रिंच होता है। इसका यूज किया जाता है लिमिटेड कंजस्टेड स्थान, सीमित स्थानों, जहां पे कम स्थान है, बाकी रिंचों को जहां पे घुमा नहीं सकते, चला नहीं सकते, बाकी रिंच बड़े हैं उनको चलाने में दिक्कत होगी, तो बाकी स्थान ऐसी कंजस्टेड जगह जहां पे बाकी रिंच को चलाना या घुमाना कठिन होता है, वैसे लिमिटेड स्थानों पे, सीमित जगहों के लिए हम लोग यह आपका फुटप्रिंट रिंच यूज करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए चेन पाइप रिंच क्या है, तो देखिए ये जो चेन पाइप रिंच है ना, ये वाला जो फिगर दिखा रखा है, ये चेन पाइप रिंच है। इसमें क्या होता है, पाइप के ऊपर इस चेन को लपेट करके उसे घुमाया जाता है। आप लोग अगर गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा, जब बोरिंग वगैरह होती है तो वहां पे जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो स्टील्सन पाइप रिंच या ज्यादातर चेन पाइप रिंच, इन दोनों का यूज करते हैं। तो चेन पाइप रिंच कब हम यूज करते हैं, जब हमें 50 mm से ज्यादा का पाइप हम यूज करना ना, 50 mm से 150 mm तक,
50 mm से 150 mm तक की पाइप साइज को खोलने या कसने के लिए चेन पाइप रिंच यूज किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के लिए, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन पाइप रिंच। क्योंकि मैंने आपको बताया चेन पाइप रिंच क्या, 50 mm से अधिक और 150 mm से कम, मतलब 50 mm से 150 mm तक के लिए चेन पाइप रिंच यूज किया जाता है। क्वेश्चन में भी कह रहा 50 mm से अधिक, अधिक की बात आ गई तो हमारा चेन पाइप रिंच। ठीक है, स्टील्सन पाइप रिंच कौन सा, तो यह है आपका, और यह कहां किस तरह के लिए होता है, ये 15 mm से 50 mm तक। ठीक है, 15 mm से 50 mm तक के पाइप के साइज को खोलना हो, टाइट करना हो, तो ऐसी जगहों पे स्टील्सन पाइप रिंच। जबकि यहां 50 mm से अधिक बोल दिया था, इसीलिए हम लोग चेन पाइप रिंच लिया। अगर 50 mm तक होता तब ऐसे ही होता, 15 से 50 के बीच ये वाला यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें भी पार्ट के नाम आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी से। इसको हम लोग हैंडल कहते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। यह जो होता है एडजस्टिंग नट होता है, इसी को घुमाते हैं तो ये आगे पीछे, इसका ऊपर वाला जो रखता है कम ज्यादा होता है, तो इसका साइज कम ज्यादा होता है, तो इसके साइज को कम ज्यादा करते हैं, इसलिए इसको एडजस्टिंग नट कहते हैं, कि इसी के हिसाब से हम लोग साइज को एडजस्ट करते हैं, एडजस्टिंग नट। ठीक है, यहां पे जो 4 नंबर लिखा हुआ ना, यहां पे एक स्प्रिंग लगी होती है, क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। यहां पे 2 स्प्रिंग इसमें होती है, एक यहां स्प्रिंग लगी होती है और एक यहां आगे स्प्रिंग लगा होता है, 2 जगहों पे स्प्रिंग होती है। ठीक है, और उसके अलावा यह जो होता है ना, इस पार्ट की अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग पिवट कहते हैं, क्या कहते हैं, पिवट बोला जाता है। और यह जो होता है हमारा, यह मूवेबल जा होता है, क्योंकि यह मूव करता है, मूवेबल जा, क्योंकि भाई जब भी इस एडजस्टिंग नट को घुमाएंगे तो यह वाला जॉ आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, और यह देख रहे हैं जॉ क्या है, फिर अंदर की तरफ घूम गया और इसपे दांते कटे हुए हैं, और यह वाला सीधा हैंडल है और इसपे बाहर दांते कटे हुए हैं, तो इसीलिए जो इस पर दांते कटे होते हैं ना, इसको आउटवर्ड टीथ बोलते हैं, आउटवर्ड सरफेस टीथ। ठीक है, क्योंकि बाहरी सरफेस पे दांते हैं। और इस वाले जो है एडजस्टिंग वाला जो है हमारा, जो मूवेबल जहां पे दांते कटे हुए, क्योंकि अंदर को घूम गया है, तो इनवर्ड टीथ बोला जाता है, कि अंदर की तरफ दांते हैं, और इसको बोला जाता है आउटवर्ड टीथ, कि बाहर की तरफ दांते हैं। इधर वाले पे अंदर की तरफ है तो इनवर्ड टीथ, इधर वाले पे आउटवर्ड टीथ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपके सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है पाइप की जोड़ में भाग एक्स क्या नाम है। देखिए यहाँ पे दे रखा है और यहाँ आगे वाले पार्ट का पूछ रहा है ना, कि यहाँ एक्स वाले का क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें सबका नाम हम देखेंगे। देखिए जो हमारी पाइप होती है ना, जिस पाइप पे बाहरी थ्रेड कटा होता है और एक पे आंतरिक कटा होता है, जैसे 2 पाइप रहेंगी भाई आपस में, अगर आप टाइट करोगे तो मैंने बताया कि उनकी थ्रेड विपरीत रहेगी, तभी वो दोनों आपस में टाइट होंगे, जुड़ेंगे। तो अगर एक पाइप पे बाहरी थ्रेड कटा है, एक पे आंतरिक कटा है, तो जिसपे बाहरी थ्रेड कटा होता है उसको टेपर्ड मेल थ्रेड कहते हैं, जिस पर आंतरिक चूड़ी कटा होता है उसे क्या कहते हैं, पैरेलल फीमेल थ्रेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर इसको देखा जाए, अगर पूरा कंप्लीट बनाया, आपको अधूरा दिख रहा है, तो यह बाहरी, यह इस पे क्या, यह एक पाइप हो गई, और पाइप के देखा जाए तो यह अंदर चूड़ी कटा हुआ है। कहाँ चूड़ी कटा हुआ है, अंदर। और यह वाली क्या है, यह जो दूसरी पाइप है, इसके अंदर हमारा टाइट किया जा रहा है, तो देखा जाए तो इस पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ हो गया ना, यह ऊपर वाले इस पाइप के अंदर ये पाइप टाइट की गई, तो इस पाइप के अंदर चूड़ी कटा है, और नीचे वाली जो पाइप है इसके ऊपर थ्रेड कटा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तब चीजें समझ में आएंगे कि यह दरअसल 2 पाइप को ही दिखाया गया है ना। अगर कंप्लीट बना दिया जाए तो यह पाइप ऐसे हो जाएगी, इस तरह से यह पाइप हो गई हमारी, और यह पाइप इसके अंदर टाइट किया जा रहा है, तो यह देखिए 2 पाइपें हो गई। ठीक है, एक पाइप यह हो गई हमारी, इस पाइप के अंदर यह दूसरी पाइप, ऊपर वाली पाइप और ये अंदर पाइप टाइट की जा रही है, तो यह पाइप के अंदर चूड़ी कटा हुआ है और इस पाइप के बाहर चूड़ी कटा हुआ है, तो इस हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। अब आपको समझ में आएगा कि इसको क्या कहेंगे। मैंने आपको बताया जिस पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हो उसको टेपर्ड मेल थ्रेड उस पर काटा जाता है। तो यह पाइप है, इसके ऊपर थ्रेड कटा हुआ है ना भाई, यह वाली पाइप है और देखिए इसके ऊपर थ्रेड कटा हुआ है, तो अगर इसका थ्रेड पूछता कि यह कौन सा थ्रेड है इस वाली पाइप पे, तो इस पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपर्ड मेल थ्रेड। ठीक है, ऊपर वाली जो पाइप है, यह वाली जो पाइप, अगर इसका पूछता कि इस पे थ्रेड कहां कटा हुआ है, तो भाई यह देखिए यह ऊपर, यह दूसरी जो पाइप है, इस पाइप के अंदर चूड़ी कटी हुई, इस पाइप के ऊपर चूड़ी कटा हुआ था, तो इसको हमने बोला टेपर्ड मेल थ्रेड। और इस पाइप के अंदर चूड़ी कटा हुआ, तो मैंने बताया जिस पाइप के अंदर चूड़ी कटा होता है उसको हम लोग पैरेलल फीमेल थ्रेड बोलते हैं। पैरेलल फीमेल थ्रेड।
देखिए अगर ऊपर वाले पाइप को पूछा होता तो हम पैरेलल फीमेल थ्रेड बताते क्योंकि इसके अंदर चूड़ी कटी हुई है। इस वाले पाइप को पूछता तो हम टेपर्ड मेल थ्रेड बताते क्योंकि इसके ऊपर चूड़ी कटी हुई है। लेकिन यहाँ आगे पूछ रहा है यहाँ पे जो दोनों पाइपें मिल रही हैं यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हेम्प पैकिंग। क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी जो है हेम्प पैकिंग बोलते हैं इस वाले चीज को। क्यों बोलते हैं, हेम्प पैकिंग का दरअसल यूज किया जाता है लीकेज को रोकने के लिए, जहां लीकेज ना हो। पैकिंग क्यों यूज करते हैं, ताकि लीकेज ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे जब दो हमारे मेटल वाले पाइप एक दूसरे पे टाइट किए जाएंगे तो उनके क्या होगा, थ्रेड के बीच से रिसाव होगा, तो रिसाव ना हो, लीकेज ना हो, उसी लीकेज को रोकने के लिए हेम्प पैकिंग यूज किया जाता है। हेम्प पैकिंग दरअसल है क्या, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए जैसे कोई भी थ्रेड ले लीजिए, यह मान लीजिए किसी के ऊपर, इसके ऊपर यह थ्रेड बनी हुई है, स्टार्टिंग में आरंभ में बनेगा पूरा, ठीक है, स्टार्टिंग में पूरी थ्रेड बनेगी, फिर आगे की लगभग दो चूड़ियां जो होती है ना, नीचे पूरी बनी होती हैं, नीचे ऊपर का फ्लैट कर दिया जाता है, नीचे पूरा ऊपर का फ्लैट, और आगे के फिर लगभग चार चूड़ियां जो होती है ना, उनके क्या होता है, उनके ऊपर का भी फ्लैट, नीचे का भी फ्लैट, ऊपर का भी फ्लैट, नीचे का भी फ्लैट, ऊपर और नीचे, ठीक है। इस तरह से हमारी चूड़ियां बनी होती है, ये हमारी पाइप हो जाएगी। ऐसे नीचे भी हमारा थ्रेड बना होगा, नीचे वाला मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग समझ जाइए, उसी तरह से रहेगा, ठीक है। ये पाइप होगी, ऊपर वाले एक ध्यान से समझिए। तो जो हमारी जो थ्रेड होती है ना, जहां से स्टार्ट होता है, जैसे ये पाइप होगी तो इधर से हम चूड़ी काटना शुरू किए होंगे, तो आरंभ की जो चूड़ियां होती है ना, प्रारंभ की कुछ चूड़ियां जो होती है वो पूरा बनी होती है, चाहे वो इंटरनल थ्रेड हो चाहे एक्सटर्नल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, किसी भी पाइप पे, चाहे आप आंतरिक चूड़ी काटो चाहे आप बाहरी चूड़ी काटो, जो यहाँ पे दिखाया गया। तो जो आंतरिक चूड़ी जिस पाइप में कटा होता है उसे पैरेलल फीमेल थ्रेड कहते हैं, जिस पाइप पे बाहरी चूड़ी कटा होता है, एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है, उसे टेपर्ड मेल थ्रेड कहते हैं। तो इसमें भी एक चीज होता है कि जो थ्रेड, चाहे आप आंतरिक वाली की बात करो चाहे बाहरी पे, तो स्टार्टिंग में जो थ्रेड बनती है ना, वो पूरी बनी होती है। वो क्या होती है, पूरी बनी होती है। पूरी बनी होती है का मतलब ऊपर नीचे देखे पूरा कंप्लीट थ्रेड बनी होती है। लेकिन आगे की लगभग जो दो थ्रेड होती है इनमें, आगे की, उसके आगे इसकी लगभग जो दो थ्रेड होती है ना, वो जो दो थ्रेड होती है उसका ऊपरी भाग फ्लैट होता है, ऊपरी भाग फ्लैट होता है और नीचे पूरा बना होता है, ठीक है। और अंतिम में जब पहुंचेंगे आप, तो अंतिम के लगभग चार दांतें होते हैं, ठीक है, अंतिम के लगभग चार दांतें होते हैं जो ऊपर और नीचे दोनों फ्लैट बने होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों फ्लैट, दोनों क्या होंगे, फ्लैट होंगे। स्टार्टिंग के जो कुछ दांते होंगे वो लीचे नीचे पूरा कंप्लीट बने होंगे, उसके आगे के जो दो दांते होते हैं वो ऊपर फ्लैट होते हैं और नीचे जो होता है कंप्लीट बना होता है। उसके आगे के अंतिम के कह लीजिए अंतिम के चार दांते जो होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों फ्लैट बनाए जाते हैं। यही अंतिम में जो मिल करके देख रहे हैं ना इस थ्रेड का, जैसे आप इस चूड़ी में यहां से काटना शुरू कर रहे होंगे, इसका अंतिम सिरा क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों फ्लैट होगा। और इस वाले पाइप का प्रारंभिक सिरा, इस पाइप का यह अंतिम सिरा है, अंतिम थ्रेड है, और इसका स्टार्टिंग वाला थ्रेड है। तो पूरा थ्रेड और यह जो आधा फ्लैट और आधा, ये दोनों जहां पे थ्रेड मिलते हैं इसी को क्या हम लोग हेम्प पैकिंग कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, पाइप में लीकेज को रोकना। क्योंकि अगर आपका दोनों थ्रेड क्या है, पाइप मेटल है, मेटल में जो थ्रेड होगा, थ्रेड में क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ा कम चांस रहता है, तो मेटल में रिसाव का चांस रहता है, तो रिसाव ना हो, पाइप लीक ना करे, उनके थ्रेड से रिसाव ना हो, उसके लिए हेम्प पैकिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो हेम्प पैकिंग कई बार आपके कंपटीटिव वाले एग्जाम में भी पूछ लेता है किस लिए बनाया जाता है, रिसाव को, लीकेज को रोकने के लिए पाइपों में। ये क्लियर हुआ होगा। टेपर्ड मेल थ्रेड और पैरेलल फीमेल थ्रेड दोनों मैंने आपको बता दिया किसको बोलेंगे और किस तरह से थ्रेड काटी जाती है दोनों पाइपों पे। चाहे आंतरिक, देखिए मैंने बाय वाला दिखाया है, आंतरिक में भी सेम यही कहानी होगी। स्टार्टिंग के जो थ्रेड बनेंगे वो पूरा बनेंगे, उसके आगे के लगभग दो थ्रेड जो होंगे ऊपरी हिस्सा फ्लैट, नीचे कंप्लीट बनेगा। उसके अंतिम जो चार थ्रेड होंगे उनमें ऊपर और नीचे दोनों फ्लैट कर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स चिन्हित हिस्से का नाम बताइए। यह यहाँ पे क्या गेट वाल्व का हिस्सा दिखा रखा है और पूछ रखा है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। यहाँ पे इसका पूछ रखा है, इस वाले का। हम लोग सबका बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो ऊपर होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंड व्हील नट बोलते हैं। क्या कहते हैं, हैंड व्हील नट बोला जाता है।
इसके नीचे आएंगे तो भाई ये क्या, ये हैंड व्हील है हमारा, इसी को तो पकड़ के गेट वाल को खोलेंगे या टाइट करेंगे, तो ये हैंड व्हील हो गया। और इसको टाइट करने के लिए ये नट लगा था, तो हैंड व्हील नट, हाथ से घुमाने वाला व्हील है, तो यह हैंड व्हील हो गया हमारा। क्या हो गया, हैंड व्हील हो गया। ठीक है, हैंड व्हील नट, हैंड व्हील। उसके नीचे आ जाते हैं, ये हमारा है तो ये ग्लैंड नट होता है। क्या होता है, ग्लैंड। ठीक है, इस वाले को, यह जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टफिंग ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, यह जो इसके नीचे है, यह पैकिंग होती है रबर की, जिससे कि लीकेज ना हो। जो ब्लैक कलर का दिखा रखा पैकिंग हो जाएगा। यह जिसको यह पूछ रखा है, इसको हम लोग स्पिंडल या शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल या शाफ्ट बोला जाता है। इस वाले जिसको एक्स को जिसने यह पूछा था, ठीक है, यह वाला पार्ट स्पिंडल या शाफ्ट बोला जाता है। इसके नीचे यह जो यहाँ पे हल्का सा ब्लैक हिस्सा यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वाले हिस्से को हम लोग स्टफिंग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टफिंग बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, यह जो नट जैसा दिख रहा है, इस वाले हिस्से को हम लोग बोनट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बोनट। और जो यह लास्ट है, या जो मेन हिस्सा है, पार्ट है, इसको गेट वाल्व कहते हैं। इसी के पार्ट को दिखाया गया। क्या बोला जाता है, गेट वाल्व। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे नाम लिखा होगा, अब सबका आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से पार्ट को कहते हैं। या चारों भी मिल गए होंगे, बाकी जो नहीं मिले उसको भी मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम वगैरह में थोड़े बहुत क्वेश्चन में चेंजेस हो, कुछ अलग टाइप का पूछे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाला क्या है, स्पिंडल या शाफ्ट बोला जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पिंडल या शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहे हैं, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है होगा, ठीक है, जिससे गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है। मतलब जैसे कोई टोटी आप लोग कभी देखे होंगे, घरों में भी टोटियां होती है, हम लगातार घुमा रहे हैं और वो बंद ही नहीं हो रहा है, लगातार पानी उसमें से गिरता रहता है। ठीक है, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी इसके पहले भी, कि कभी कभी क्या होता है कि हम टोटी को बंद कर देते, पूरा टाइट बंद है, तब भी लीकेज हो रहा है। पूरा टाइट मतलब हैंडल उसका पूरा टाइट बंद हो जा रहा है, रुक जा रहा है, लेकिन तब भी लीकेज हो रहा है। तो उस केस में मैंने बताया था कि जो वहां पे नीचे आपके टोटी में क्या वाशर लगा होता है, तो वो वाशर क्या होगा, भाई रबर का होता है या फाइबर या लेदर के वाशर होते हैं, वो सड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, जिस वजह से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, आपका लीकेज हो रहा है। दूसरा मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जब टोटी खोलते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत तेज आवाज करता है। आवाज तेज क्यों होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, आवाज इसलिए तेज होता है कि जो आपके स्पिंडल पे जो आपका वहां पे वाशर लगा, वाशर कहां लगा हुआ, वाल्व डिस्क पे लगा हुआ, तो वाल्व डिस्क पे जो स्पिंडल पे या तो आपका वाल्व डिस्क ढीला है, या फिर उस पर जो वाशर लगा हुआ वो ढीला है। जो ढीला रहेगा तो पानी निकलेगा तो आपस में क्या हिलेगा, तो वहां पे आवाज करेगा, इसलिए पानी की आवाज तेज आती है, क्योंकि वहां पे वाशर ढीला रहता है, उसको जो वाल्व डिस्क लगा होता है वो ढीला रहता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था कि कभी कभी ग्लैंड नट के जब टोटी बंद करते हैं, स्पिंडल क्या लीजिए, ग्लैंड नट ऊपर से चारों तरफ से पानी फेंकने लगता है, उसका क्या रीजन है, तो उसका भी हमने बताया था कि या तो ग्लैंड नट जो है वो अच्छे तरीके से टाइट नहीं है, या फिर उसके यहाँ जो पैकिंग लगी हुई वो खराब हो गया है, जिस वजह से वह नल के ऊपर स्पिंडल की तरफ से चारों तरफ से पानी फेंक रहा है। फिर चौथा मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है, या पीछे बात हो रखी है कि अगर मान लीजिए हम लोग स्पिंडल को टाइट कर रहे हैं, नल के स्पिंडल को आप नल को घुमा रहे हो, टाइट कर रहे हो, लेकिन वो कहीं रुक ही नहीं रहा है, वो हमेशा लगातार घूम ही रहा है। तो ये कब होता है, नट बोल्ट में भी होता है ना, जब आपकी चूड़ी मिस हो जाती है। चूड़ी मिस होने का मतलब क्या है कि थ्रेड घिस गया है। तो अगर आप स्पिंडल को बंद कर रहे हो, वो बंद ही नहीं हो रहा है, लगातार घूमे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्पिंडल की थ्रेड है वह घिस चुकी है, स्पिंडल की थ्रेड घिस गई है, इसलिए वह बंद नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, जो पार्ट घिस गया मतलब जो स्पिंडल की थ्रेड घिस चुकी है, तो वहां पे उस पार्ट को हटा के नया पार्ट लगा दीजिए। तो वही ऑप्शन यहाँ पे देखिए, रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट, घिस चुके पार्ट को बदल दीजिए, मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वाल्व बदलने की जरूरत नहीं, वाल्व कब बदलेगा, मैंने बताया ना, जब आपका टोटी पूरा बंद हो जा रहा है, मतलब आपका स्पिंडल टाइटली बंद हो जा रहा है, फिर भी लीकेज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे हमारा वाल्व खराब हो गया होगा, तब हम लोग वाल्व बदलेंगे। ठीक है, ग्लैंड नट को कब टाइट करेंगे, जब हमारा स्टफिंग बॉक्स के यहाँ वहां ऊपर क्या ग्लैंड नट के यहाँ से जब चारों तरफ स्पिंडल के चारों तरफ पानी फेंक रहा हो वहां से, तब हम लोग ग्लैंड नट को टाइट करने की कोशिश करेंगे, या पैकिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे। वही देखिए लास्ट में, रिन्यू द ग्लैंड पैकिंग, ग्लैंड नट को टाइट करते हैं, अगर उससे काम नहीं बनता है तो फिर पैकिंग को चेंज करते हैं, कि हो सकता है पैकिंग खराब हो गया, इसलिए स्पिंडल के ऊपर चारों तरफ से पानी फेंक रहा होगा। तो ये दोनों केसेस तब होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या है, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। यह देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्वेश्चन दूसरा आया था, लेकिन यह बात हुई थी कि अगर कोई सीधी पाइपलाइन कहीं से जा रही है और उस पाइपलाइन से हमें 90 डिग्री पे एक अलग पाइपलाइन निकालनी है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में टी ज्वाइंट यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यह वाला जो है टी ब्रांच, टी ज्वाइंट की है, टी ब्रांच की। यहाँ पे टी ज्वाइंट मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप से होता है, जब आपकी पाइप जो
होती है, मान लीजिए पहले सीधी जा रही होगी ना, तो एक हमें ऊपर 90 डिग्री पे ले जाना है, तो एक अलग चला जाता है, फिर इधर चला जाता है। यह जो साइज होता है, यह साइज जो होता है, यह साइज जो होता है, तीनों साइज सेम होते हैं, तो टी ज्वाइंट कहलाता है। और कहीं कहीं केसेज में क्या होता है कि यह दोनों साइज तो सेम रहेगा पाइप का, लेकिन जो हम अलग से 90 डिग्री पे जो पाइप ले जाने जा रहे हैं ना, उसका पाइप का साइज कम कर दिया जाता है। अगर उसका पाइप कम हो गया तब भी वो टी ज्वाइंट ही होगा, लेकिन पाइप का साइज कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूसर टी ज्वाइंट हो जाता है कि उसने साइज को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। नॉर्मल है, यहाँ पे देख रहे थे क्या टी ज्वाइंट की बात कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये पूछा था कि 90 डिग्री पर ब्रांच बनाएगा, तो वो टी ज्वाइंट होता है। जो देखिए एक सीधी पाइपलाइन जा रही है, इससे एक 90 डिग्री पर ब्रांच बना दिया। कौन बनाया? टी ज्वाइंट वाला बनाया, मतलब टी ब्रांच बनाया, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। कपलिंग क्या है? कपलिंग का ये वाला फिगर देख रहे होंगे आप लोग, मैंने बताया था जब दो पाइपों को आपस में जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ानी है, तो उस केस में हम लोग क्या कपलिंग यूज करते हैं। कपलिंग के अंदर थ्रेड कटा हुआ है, इसका मतलब जो पाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे उसके बाहर चूड़ी कटी होनी चाहिए, दोनों पे थ्रेड विपरीत रहेंगी, तभी फिटिंग एक दूसरे के साथ यूज कर पाएंगे। कभी भी पाइप है उसका जो फिटिंग यूज किया जा रहा है, हमेशा दोनों पे जो थ्रेड कटी होनी चाहिए एक दूसरे की विपरीत होनी चाहिए। अगर एक पे अंदर है तो दूसरे पे बाहर होनी चाहिए। मैंने आपको बाहर वाला, जैसे यहाँ पे क्या अंदर थ्रेड कटा है तो पाइप पे बाहर चूड़ी कटी होगी। मैंने दूसरा भी तरीका बताया था, अगर किसी पाइप पे अंदर चूड़ी कटी हुई हो तो उस केस में क्या करते हैं, निप्पल यूज करते हैं, क्योंकि निप्पल के बाहर चूड़ी कटा होता है। तो अगर किसी पाइप के अंदर चूड़ी कटा हुआ है, उन पाइपों को जोड़ करके लंबाई बढ़ानी है तो निप्पल यूज करेंगे, और किसी पाइप पे बाहर चूड़ी कटी हुई है और उनको जोड़ करके आपस में लंबाई बढ़ाना है तो उस केस में हम लोग कपलिंग यूज करते हैं। ठीक है, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक ये दोनों फिगर आप लोग देख करके हालांकि पहचान गए होंगे। आज ही के क्वेश्चन में 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्सेंट्रिक वाला भी बताया था, इसेंट्रिक भी बताया था। कॉन्सेंट्रिक में क्या था, यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि इसका जो रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर है, रिड्यूसर दोनों में रिड्यूसर लगाया, तो देख रहे हैं इधर साइज ज्यादा इधर साइज कम, रिड्यूस मतलब साइज को कम कर देगा, तो इधर का ज्यादा इधर का कम हो जा रहा है। ठीक है, रिड्यूसर होगा। कौन सा रिड्यूसर है, तो हम देख रहे हैं कि इस वाले इधर का देखिए और इधर का, इनका अगर हम लोग सेंटर लाइन खींचे तो दोनों का सेंटर लाइन सेम आ रहा है। अगर सेंटर लाइन सेम आता है तो वो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है, और अगर दोनों का सेंटर लाइन अलग अलग है, एक और तरीका मैंने बताया था, यहाँ रिड्यूसर में देखिए इधर जा रहा है, इधर से भी साइज कम हो रहा है, इसमें भी इधर जा रहा है, दोनों साइड से साइज कम हो रहा है। दोनों साइड से साइज कम हो या उनका सेंटर समान आए, उस केस में ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है। लेकिन एक ही साइड से साइज कम हो, देखिए इस वाले में एक साइड बिल्कुल सीधा, इधर कुछ दिक्कत नहीं है, पर दूसरी साइड हमारा सीधा जा रहा था, फिर इधर से साइज कम हो गया था, मतलब एक साइड तो सीधा पर एक साइड से साइज कम किया जा रहा था, तो ये इसेंट्रिक होता है। या दूसरे शब्दों में मैंने जो दूसरा तरीका बताया था कि इनका दोनों का सेंटर अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं नीचे वाले का सेंटर लाइन खींचूं तो यह होगा लगभग, और ऊपर वाले की सेंटर लाइन खींचेंगे तो इसका है, मतलब दोनों का सेंटर लाइन अलग अलग आ रहा है, तो इसेंट्रिक रिड्यूसर। ठीक है, जो इसेंट्रिक रिड्यूसर होगा कहां यूज किया जाएगा, यह हमेशा हॉरिजॉन्टल में यूज किया जाता है। कॉन्सेंट्रिक वाला हमेशा वर्टिकल पोजीशन में, जब पाइप खड़ी अवस्था में हो तो वहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं, जब पाइप हॉरिजॉन्टल अवस्था में हो तो उस केसेस में हम लोग इसेंट्रिक वाला यूज करते हैं। अगला देखिए 50 mm से 150 mm व्यास तक की पाइपों को जोड़ने या अलग करने के लिए, यह मैं आपको जस्ट अभी पीछे बताया था। स्ट्रैप रेंज, यह जो फिगर आपको दिख रहा है स्ट्रैप रेंज का पट्टे जैसा कहां यूज किया जाता है, जो फिनिश ट्यूबुलर सतह होती है जिसपे हम लोग चाहते हैं कि हमारे रेंज के निशान ना आए, तो ऐसी जगहों पे स्ट्रैप रेंज यूज करते हैं। चेन रेंज, यही वो रेंज है जिसको हम लोग 50 mm से 150 mm तक के साइज को खोलने या टाइट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद स्टेल्सन पाइप रेंज, ये वाला जो फिगर है स्टेल्सन पाइप रेंज का है, इसमें भी सारे पार्ट का नाम मैं पीछे बता चुका हूं, पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यह किस लिए होता है, या 15 से 50 mm तक, किस साइज के लिए, 15 से 50 mm तक के साइज को अगर हमें खोलना बंद करना है तो उसके लिए स्टेल्सन पाइप रेंज। यहाँ पूछा था 50 से 150, 50 से 150 कौन सा हो जाएगा, चेन पाइप रेंज, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो फुट पॉइंट, यहाँ पे फुट पॉइंट नहीं होगा, प्रिंट रहेगा। ठीक है, फुट प्रिंट पाइप रेंज होता है। ठीक है, पॉइंट नहीं होगा, क्या रहेगा, प्रिंट रहेगा, फुट प्रिंट पाइप रेंज। ये भी पीछे आया हुआ था, मैंने बताया था इसमें यह क्या है, ये जो होल दिख रहा है इसको एडजस्टिंग होल कहते हैं। जनरली 4 होल वाला होता है, जितना होल रहेगा उतने साइज को इस रेंज को बनाया जा सकता है। यहाँ देख रहे इसको पिवट कहते हैं, पिवट को अभी तीसरे होल में लगाया गया, तो इसका साइज ये है। अगर मैं क्या करूँ, पिवट निकाल करके इस होल में लगा दूं पिवट को, तो यह क्या होगा, पीछे खिसक जाएगा, साइज कम हो जाएगा। पहले में लगा दूं साइज और कम हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों होल को बाहर निकाल कर लास्ट वाले चौथे वाले होल में लगा दूं तो इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब जितने होल होंगे उतने साइज के इसको बनाया जा सकता है, और चूंकि इस होल की मदद से इसके साइज को एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए इस होल को एडजस्टिंग होल कहते हैं और इसको पिवट कहते हैं। यह हमारा फुट प्रिंट रिंच होता है, और इसका यूज किया जाता है कंजस्टेड स्थानों पे, जहां पे नॉर्मल रिंचों को यूज किया जाना संभव ना हो, जहां पे सीमित स्थान हो, कंजस्टेड जगह है, वहां पे हम लोग फुट प्रिंट रिंच का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है, यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतना ज्यादा और यहाँ पे कम, मतलब ये हो क्या रहा है, इधर देखा जाए तो साइज बहुत ज्यादा दिख रही है, और यहाँ पे जो एक लाइन खींची गई है समझ लीजिए एक पाइप है, और इधर भी एक लाइन है, मतलब एक पाइप है, तो इधर हमें साइज ज्यादा दिख रहा है और यहाँ साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे
कम हो गया। तो कम होने का मतलब क्या है, रिड्यूस हो जाना। भाई इधर साइज ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, सिंबल दिखाया गया है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इधर साइज ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, रिड्यूस। और लिखिए अगर इधर वाले के सेंटर देखा जाए तो यही रहेगा, और इधर वाले का भी सेंटर सेम वही है, मतलब दोनों का सेंटर सेम आ गया ना, सेंटर सेम है और साइज रिड्यूस हो गई, मतलब यह रिड्यूसर है। लेकिन कौन सा वाला है, क्योंकि सेंटर मैंने बताया अभी, अगर सेंटर लाइन सेम आ जाएगी कॉन्सेंट्रिक, अलग अलग सेंटर लाइन आएगी तो इसेंट्रिक। तो हम देख रहे हैं कि एक तो रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिड्यूसर हो गया। कौन सा रिड्यूसर हो गया, सेंटर लाइन बिल्कुल एक सीध में है तो हमारा रिड्यूसर है, लेकिन कॉन्सेंट्रिक वाला है। ऑप्शन डी देखेंगे, रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, बाकी क्या है, सॉकेट क्या है, प्लग और कैप, यूनियन स्क्रूड। तो इसका भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने अलग से फिगर ले रखा है जिसमें और भी सिंबल है, आप जिसको देख सकते हैं। जैसे कि बेंड 90 डिग्री का है या बेंड 45 डिग्री का है, तो उसका सिंबल यहाँ देखिए, बेंड 90 डिग्री वाला क्या है, या एक पाइप इधर दिखा दी गई है, और इस तरह से गुला, मतलब घुमाई में गुलाव लिया हुआ है ना, और रेडियस लिए हुए, गुलाई लिए हुआ है। और वैसे देखिए 45 डिग्री वाला है तो ये थोड़ा सा ऐसे 45 डिग्री पे हो गया, लेकिन इन दोनों में देखेंगे गुलाई लिए हुआ है। क्रॉस वाले में क्या है, क्रॉस का मतलब इस तरह से क्रॉस, या फिर इसको फोरवे भी कहते हैं। ये कहा, ये देखिए 4 पाइप है इसमें, 1 2 3 4। जब 90 डिग्री की ब्रांच 2 निकाल ली, एक ही निकालना था तो टी ज्वाइंट, जब 2 निकालना है तो क्रॉस या फिर फोरवे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस या फिर फोरवे कहते हैं। कैसा होता है, या कुछ इस टाइप से होता है, चारों साइज सेम रहता है। ठीक है, एक पाइप इधर जाएगी, एक सीधी पाइपलाइन जो जा रही थी इधर चली जाएगी, और एक इधर चली जाएगी। ये हमारा फोरवे या क्रॉस बोलते हैं। तो उसका सिंबल इस तरह से, एक पाइप इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो देखिए चारों पाइप दिखाया गया और क्रॉस दिखा दिया गया, तो उसका सिंबल होता है। एल्बो, एल्बो आप लोग जानते हैं, ऐसे इस तरह से 90 डिग्री, एक पाइप इधर एक इधर। एल्बो और बेंड में देखिए यही फर्क है, एल्बो वाले में शार्प मोड़ है सीधे 90 डिग्री पे, और जबकि बेंड वाले में गोलाई लिए हुए है। ठीक है, 45 वाले में भी देखिए, एल्बो वाले में क्या है, सीधे 45 ऑफसेट, जबकि बेंड वाले में गोलाई लिए हुए। तो अगर गोलाई लिए हुए सिंबल में दिखा रहा है तो बेंड होगा, अगर शार्प मोड़ है, सीधे मोड़ है, तो वह एल्बो होगा। ठीक है, अब देखिए टी क्या है, तो टी में देखिए 3 है भाई, सीधी हमारी पाइपलाइन जाती है और एक पाइपलाइन हमारी ऊपर को चली जाती है। टी जैसी आकृति बन गया तो टी हो गया। रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर वाला देखिए, अभी आप लोगों ने देखा यूनियन स्क्रू किया हुआ। यूनियन स्क्रू किया हुआ क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ 3 पाइपें दिखाई जा रही है, हालांकि 3 पाइप नहीं होती है, 2 पाइपों को जोड़ा जाता है। इस तरह से होता है, हमारी एक पाइप इधर हो गई, इस पाइप पे हमारा क्या होता है, एक फ्लैंज टाइट कर दिया जाता है। दूसरी पाइप होगी, या साइज जोड़ बनाने के लिए होता है ना, इधर भी एक फ्लैंज टाइट कर देते हैं। दोनों पाइप पे एक एक फ्लैंज टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यह दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे ना, एक फ्लैंज इधर टाइट कर दिया गया, दूसरा फ्लैंज इधर टाइट कर दिया गया, और एक तीसरा एक विशेष प्रकार का एक बड़ा नट होता है इस तरह से एक साइड। ठीक है, अब इस पे थ्रेड कटा होगा, इस वाले पे थ्रेड कटा होगा ऊपर, और इस नट के अंदर थ्रेड कटा रहता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको खींच के ले आएंगे, और इस नट को, विशेष नट को इसके ऊपर टाइट करते हैं, दोनों खींच करके आपस में जुड़ जाते हैं। जब भी इन्हें अलग करना हो, इस ऊपर से नट को धीरे धीरे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, या खुल जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब इन्हें आसानी से जोड़ा और निकाला जा सकता है, और साइज जोड़ बनाता है। यही हमारा क्या होता है, यूनियन होता है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जहां जनरली टंकी की मेन टंकी रखी जाती है ना, वहां पे यूनियन लगा होता है। पहले वहां पे यूनियन लगाते हैं, फिर पाइपलाइन, ताकि जब भी हमें अगर टंकी को बदलना हो तो पाइप काटने की जरूरत न पड़े, यूनियन खोल करके आप टंकी को अलग कर लोगे। तो ये हमारा क्या यूनियन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैंज इसमें, एक फ्लैंज इसमें, और एक विशेष प्रकार का अलग से नट है। वही फिगर में देखिए यहाँ दिखाया गया है। फिगर कैसे दिखाया गया कि एक फ्लैंज इधर, एक फ्लैंज इधर, और बीच में बड़ा सा एक अलग प्रकार का हमारा क्या विशेष नट होता है, जिनके द्वारा इन दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ा जाता है। तो वह हो गया आपका प्लग या कैप। क्या है, तो आपको मालूम है किसी पाइप को अंतिम सिरे पे बंद करने के लिए प्लग या कैप यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का जो सिंबल है, यह बंद करने के लिए। ठीक है, आप टोटी वगैरह देखे होंगे, जो हमारी टोटियां होती है ना, टोटियां में कुछ इसी टाइप से बना होता है। हमारा स्पिंडल आ रहा होता है, और इस पर त्रिभुज टाइप का, ऐसे टाइप का प्लम बोलते हैं, जैसे इस टाइप से रहता है। इसको हम लोग खोलते हैं तो पानी यहाँ से फिर प्रवाह होने लगता है, जब टाइट करते हैं तो पूरा बंद कर देता है। तो हमें मालूम है प्लग या कैप का भी काम वही है, पानी को बंद कर देना। प्लग वाला कहाँ यूज होता है, तो जब हमारा पाइप के अंदर चूड़ी कटा हो तो प्लग यूज करते हैं, जब पाइप के बाहर चूड़ी कटा हो तो कैप यूज करते हैं। दोनों का काम है पाइपलाइन को अंतिम में बंद करने के लिए, कि आगे प्रवाहित पानी प्रवाह ना हो। देखिए उसका भी क्या, टोटी के अंदर भी पानी को बंद करने के लिए त्रिभुज जैसा ही होता है। तो प्लग और कैप का काम भी है बंद करना, तो इसीलिए आप एक थोड़ा सा मतलब याद रहेगा, नहीं इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह से त्रिभुज जैसा होता है। लास्ट क्या है, ज्वाइंट या सॉकेट। तो ज्वाइंट या सॉकेट क्या होता है, तो 2 पाइपों को जोड़ने के लिए। तो ये देखिए दिखाया गया कि ये सीधी लाइन है, और यहाँ पे सॉकेट लगा दिया गया, जिससे दोनों पाइपें जुड़ गई है। तो और बाकी के फिगर होगा। ठीक है, यह किसका था, रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक का था, तो ये ऑप्शन डी हमारा ठीक था। चलिए अगला क्या है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंसेक्शन एट
13 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस, मतलब दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। ठीक है, मतलब विजुअल पाइप इंस्पेक्शन, मतलब पाइप को देख करके उसका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना कि पाइप मजबूत है या नहीं है, कुछ इस टाइप की चीजें होती है, तो उसी को इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण किया जाता है। तो भी ये पूछ रहा कि अगर हम 30 डिग्री पर देखें तो वह वाला कौन सा होता है, डायरेक्ट विजुअल आएगा, रिमोट आएगा, ट्रांसलेसेंट आएगा या ट्रांसपेरेंट आएगा। तो जनरली जो हमारा इंस्पेक्शन होता है ना वो दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं एनडीटी, क्या बोलते हैं एनडीटी, और एक को बोला जाता है डीटी। एनडीटी का मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मतलब इसमें जो हम उनका परीक्षण करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब वो जो पार्ट जिसका परीक्षण किया जाएगा वो खराब नहीं होगा, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव, खराब नहीं होगा, जैसे कि तैसा सेफ बचा रहेगा और हम उसका परीक्षण भी कर लेंगे, तो उसको एनडीटी में रखा गया था, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसे कि विजुअल, मतलब अगर किसी चीज को आप देख करके अंदाजा लगा रहे हो कि ये मजबूत है नहीं है, इसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, तो वह किस में आ जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव वाले में आ जाएगा। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, जिसमें जब हम उसके परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि उसकी मजबूती क्या है, तो उस केस में उस पार्ट का नुकसान हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, तो इसलिए विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मतलब विनाशकारी परीक्षण, कि उसमें उस पार्ट का नुकसान हो जाता है। और जब पार्ट का नुकसान ना हो तो एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, गैर विनाशकारी, इसमें नुकसान नहीं होता है। तो विजुअल मतलब देख करके, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, अगर मान लीजिए आप कार वगैरह की बात कर लें, तो अगर मान लीजिए आप गाड़ियों में आपको देखना है कि कौन सा वाला भाई ज्यादा सेफ्टी है, किसमें नहीं है, तो अगर आप देख रहे हो किसी गाड़ी में कि यार इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एयर बैग दिए हुए हैं, तो आपने एक देख करके अंदाजा लगा लिया कि नहीं हाँ इसमें सेफ्टी ज्यादा हो सकती है, इसकी मजबूती अच्छी है, तो क्या विजुअल टेस्ट। या फिर आप कभी कभी होता है ना, गाड़ी के गेट को खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, बोनट उठा रहे हो, तो भारीपन से भी एक अंदाजा लगता है कि इसकी मजबूती कितनी हो सकती है, तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, विजुअल में, कि हमने कोई उसमें जो है जोर जबरदस्ती नहीं किया, कोई पार्ट का नुकसान नहीं किया, और हमें पता चल गया कि उसके मतलब कैसी टेस्टिंग, हमें पता चल गया कि कैसी उसकी क्वालिटी है। दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि गाड़ियों पे आप देख रहे हैं आजकल 4 स्टार 5 स्टार, इस तरह से उनका स्टार मिलता है। स्टार कैसे मिलता है, उनकी मजबूती के हिसाब से। तो वो कैसे होता है, तो आप जो सबसे ज्यादा फेमस है हमारा, वो ग्लोबल एनकैप है। क्या है, ग्लोबल एनकैप है, जो कि गाड़ियों पे स्टार देता है कि कौन किसमें कितनी मजबूती है। वो कैसे चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, किसी भी कार को 60 के या फिर 80 की स्पीड में वो चलाते हैं और उसको सीधे छोड़ देते हो, जाकर के दीवार से टकराती है, और उसके बाद फिर वो देखते हैं कि टकराने के बाद 80 की स्पीड में टकराने के बाद उस कार में क्या क्या डैमेज हो गया, बम्पर टूट गया, इंजन खराब हो गया, कितने पार्ट में नुकसान हुआ, उस हिसाब से वो कारों की रेटिंग देते हैं। तो क्योंकि हमने भाई उस कार की मजबूती पता करने के लिए हमने क्या किया, कार को टकरा दिया, कार का नुकसान हो गया, इंजन टूट गया, गाड़ियों में उसके जो है मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह नुकसान हो गए, तो उसमें क्या हो गया, जिस पार्ट का हम मजबूती चेक करते थे उसका नुकसान हो गया, तो वह जो ग्लोबल कह सकते हैं ग्लोबल एनकैप वाले जो स्टार देते हैं, तो वह जो टेस्टिंग करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव वाले में आ जाएगा, कि विनाशकारी, कि उस पार्ट का नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, यहां बात किया था दृष्टि और सतह के विमान के बीच, तो देखिए यहाँ पे जितना भी है सब विजुअल टेस्टिंग है, दिख रहे हैं ना ऑप्शन में। इसका मतलब यहाँ पे जो टेस्टिंग की बात किया जा रहा है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव वाली बात किया जा रहा है, इसमें सिर्फ हम देख करके अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वाला है, सॉरी नॉन डिस्ट्रक्टिव वाला है। डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग में देखिए क्या होता है, इसमें एक सरफेस होती है, मान लीजिए कोई पाइप है, हमें उसके सरफेस को टेस्ट करना, तो इसमें जो देखने वाला रहेगा ना, ये लगभग यहाँ पे मान लीजिए वो खड़ा है, जिसको यहाँ से इसको देखना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे देख रहा है कि इसका टेस्टिंग के लिए, तो देखने के लिए जो इसका बनाया गया वो इस टाइप से था कि इनकी सरफेस, पाइप की सरफेस और इस आग के बीच कम से कम 30 डिग्री का कोण हो। मतलब अगर आप कोई सरफेस को चेक कर रहे हो, तो मतलब आपके आग की सीध में नहीं होना चाहिए, पाइप बिल्कुल सीध में रहेगा तो कहां पता चलेगा, तो ये लगभग सीध में एकदम पड़ जाएगा, तो क्या 0 डिग्री 180 डिग्री कर सकते हैं। तो हमें ये थोड़ा नीचे रखना कि हमारी आंख और जो सरफेस है, जो पाइप की सरफेस है और जो आंख है, इसके बीच में लगभग कितना एंगल बने, 30 डिग्री का बने, उससे कम नहीं। 30 डिग्री थोड़ा ज्यादा होगा चल जाएगा, लेकिन मिनिमम हमारा कम से कम दोनों के बीच में जो पाइप की सरफेस है और जहां से हम देख रहे हैं, दोनों के बीच में कितना 30 डिग्री का हमारा एंगल बनना चाहिए। और हम कम से कम उस सरफेस के जिसका हमें टेस्टिंग करना है उसके 600 mm तक नजदीक जा सके। कितना नजदीक जा सके, 600 mm तक नजदीक जा सके। तो यह जो टेस्टिंग की जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, कि डायरेक्ट देख करके आप नजदीक से उस सरफेस को देख करके जो अंदाजा लगाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज पूछा था, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री के कोण पर जो पाइप का निरीक्षण किया जाता है वो डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग में आता है। ये चीज जो मैंने आपको बताया, कम से कम यहाँ पे दूरी की भी बात किया जाता है कभी कभी, तो दूरी कितना होना चाहिए, 600 mm। 600 mm से ज्यादा नहीं, कम से कम आप 600 mm तक नजदीक पहुंच सको।
रिमोट विजुअल टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें हम नजदीक नहीं जाते हैं, हम पार्ट के नजदीक नहीं जाएंगे। आप जैसे आजकल ड्रोन कैमरा वगैरह ऐसी चीजें आ गई ना, आप रिमोट के द्वारा उस ड्रोन कैमरा को उस पार्ट के पास ले जाइए और वहां से फिर आप देख करके निरीक्षण कीजिए कि मतलब रिकॉर्ड वीडियो या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके ला दिया, तो उसको देख करके एक अंदाजा लगाना कि उसका टेस्टिंग करना, तो वो किस में आ जाता है, हमारा रिमोट विजुअल टेस्टिंग में आ जाता है। और यहाँ पे देखिए ट्रांसलूसेंट विजुअल टेस्टिंग और ट्रांसपेरेंट, यह दोनों जो हमारे विजुअल टेस्टिंग है ना, यह किया जाता है किसके द्वारा, लाइट के द्वारा, मतलब प्रकाश के द्वारा। आर्टिफिशियल प्रकाश हम जैसे लाइट वगैरह हमारी टॉर्च होती है ना, तो आर्टिफिशियल प्रकाश के द्वारा हम इनका टेस्टिंग करते हैं, या जो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट वाला है। इसमें भी दोनों को ध्यान देना है कि ट्रांसपेरेंट में कौन आएगा, ट्रांसलूसेंट में कौन आएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब जिनमें प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, जैसे जैसे आपका शीशा हो गया, भाई शीशा के आर पार प्रकाश बिल्कुल आसानी से क्रॉस कर जाती है, या जल हो गया या पानी हो गया कह लीजिए, शीशा या जल होगा, या किसमें, ट्रांसपेरेंट विजुअल टेस्टिंग में आएगा। अगर इसमें से अगर आप टार्च जलाते हो, किसी बोतल में पानी भर लीजिए, आप टार्च किस पास जलाओगे, उसमें आपको पानी में भी आपको प्रकाश दिखेगा और उस पर वो निकल जाएगा, वह भी दिखेगा। या किसी शीशे पे आप टार्च जलाओ, वो आसानी से इस पार से उस पर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप देखते हो ना भाई, हेडलाइट वगैरह के आगे शीशा लगा होता है, हेडलाइट अंदर अंदर रहता है, अंदर प्रकाश उसमें बाहर निकलता है, या बल्ब वगैरह में भी तो वही कहानी है। तो यह क्या आ जाएंगे, ये ट्रांसपेरेंट विजुअल वाले में आ जाएंगे, जो लाइट प्रकाश वगैरह आसानी से जिसमें से आर पार निकल सके, तो ट्रांसपेरेंट वाले में आते हैं, ठीक है। जैसे शीशा हो गया, जल हो गया, इसमें प्रकाश बिल्कुल आसानी से प्रवाहित होती है, एक पार से दूसरे पार आर पार निकल जाती है, ठीक है। पारभासी वाले में क्या होता है, जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार ना निकल सके। जैसे तेल ले लीजिए, एक बोतल में आप जल भर लीजिए, उसमें लाइट जलाइए, और एक में तेल भर लीजिए, उसमें जलाइए। लाइट जल वाले में जलाएंगे सीधे रोशनी उस पर निकल जाएगी, ठीक है। तेल वाले में हो सकता है ना भी निकले, या निकलेगी तो बहुत जरा से निकलेगी। तो मतलब जो हमारा प्रकाश है वह तेल में उतने अच्छे से चल नहीं पाता है, प्रभावित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पारभासी वाले में तो तेल वाला, जिसमें प्रकाश आसानी से ना चल सके। या फिर ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर जानते हैं ना, एक पतला पेपर आता है जिसके द्वारा हम ड्राइंग वगैरह को कॉपी पे उतारते हैं। या फिर जो आप जाते हो आजकल कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आप जैसे टिश्यू पेपर रखा होता है, टिश्यू पेपर, ट्रेसिंग पेपर, तेल वगैरह किस में आ जाते हैं, ट्रांसलूसेंट विजुअल टेस्टिंग वाले में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला क्या है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहां उपयोग होता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि इसेंट्रिक वाला हॉरिजॉन्टल में यूज होता है, कंसेंट्रिक वाला वर्टिकल में होता है। यहां देख लीजिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में हमारा इसेंट्रिक होता है। तो मुझे नहीं लग रहा है इस चीज को दोबारा बताने की जरूरत है, आज मैं कई बार बता चुका है इसका। इसेंट्रिक रिड्यूसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे फिगर उसी का दिख रहा है, ठीक है, कंसेंट्रिक वाला है, क्योंकि भाई दोनों साइड का, दोनों को क्या है, सेंटर सेम है। अगला क्वेश्चन, पानी के नल में एक्स के रूप में किस भाग का नाम क्या है। देखिए यह भी क्वेश्चन पहले आया था, मैंने एक एक पार्ट का आपको नाम भी बताया था, दोबारा से मैं बता देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए क्या करना है, यह सबसे ऊपर जो क्या है हमारा, यह भाई इसी की घुमाते हैं हम, इसको पकड़ करके, तो हमारा क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है। यह जो होता है हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल, इसी को कहीं कहीं पे शाफ्ट भी बोलता है। यह क्या है हमारा, ग्लैंड नट। इसके जस्ट नीचे यह ब्लैक वाला जो हिस्सा है हमारा, यह क्या हमारा, स्टफिंग बॉक्स या पैकिंग, ठीक है। यह हमारा क्या है, तो यह जो है हमारा बोनट, ठीक है। अब यहाँ पे यह देखिए दो हिस्सा दिख रहा है, ऊपर व्हाइट और नीचे ब्लैक। जो ऊपर व्हाइट वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग कहते हैं मेटल डिस्क होल्डर या वाल्व डिस्क, जिसपे हम लोग वाटर को पकड़ते हैं, मेटल डिस्क होल्डर या फिर वाल्व डिस्क बोला जाता है, वाल्व डिस्क। इसके नीचे जो हमारा ब्लैक कलर का हिस्सा दिख रहा है, यही हमारा क्या होता है, वाशर होता है। क्या होता है, वाशर होता है, जो हमारा किसका बना हो सकता है, ये रबर का हो सकता है, रबर का हो सकता है, लेदर का हो सकता है, या फाइबर का हो सकता है, ठीक है। अब इसको देखिए, इस मेटल डिस्क होल्डर में ये वाल्व भाई इसके अंदर पहना दिया गया तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक नट लगाया जाता है, नट टाइट किया जाता है, जिससे यहाँ पे रुका रहे। तो इस नट को हम लोग क्या कहते हैं, वाशर को रोक रहा है तो वाशर नट बोल देते हैं। क्या कह देते हैं, वाशर नट, या कभी कभी इसको रिटेनिंग नट भी बोलता है। सॉरी, रिटेनिंग नट,
उसके बाद यह जो हमारा वाशर है यहाँ पे आकर के बैठ रहा है ना, एक इधर वाला हिस्सा है किधर, दोनों जगहों पे आकर बैठ रहा है। तो ये जहां पर के वाशर हमारा बैठ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, या कभी कभी वाल्व सीट भी बोलता है। क्या बोलता है, वाल्व सीट। क्यों, वाल्व को बैठने का स्थान, भाई वाल्व यहाँ और यहाँ दोनों साइड आकर के बैठ रहा है ताकि पानी इधर से जाए तो लीक ना करते, वाल्व सीट होता। और इसको बोल देता टैप बॉडी हो जाता, नल की बॉडी है। मैंने नाम बता दे, पूछा इसी का था ना, इसी को पूछ रखा था यक्स के रूप में। तो यह क्या है हमारा, तो यहाँ पे वाल्व आके बैठ रहा है तो वाल्व सीट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जगह वाल्व सीट। बाकी बोनट, हैंडल और ग्लैंड नट के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कैसी लगी क्लासेस कमेंट करके जरूर आप लोग बताना। बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।